हेलो गाइस, स्टोरी स्टार्ट होती है लोटस पीक से और हमें दो लोग दिखाए जाते हैं। उनमें से एक लड़की होती है। भाई कहती है मास्टर अपनी लिमिट पर आ चुके हैं और भाई दिन ब दिन और भी ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। मुझे पता नहीं आखिरकार हमारे जो 3 यंग सिस्टर हैं उन्हें डोमेन के अंदर जो मेडिसिन की सर्च है वो किस तरीके से चल रही होगी। तभी उसके पास जो लड़का मौजूद था भाई कहने लगता है कि जो 4th सिस्टर जोंगली है उनके पास एक पावर है जिनके जरिए भाई स्पिरिट के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं। साथ ही हमारी जो 5th सिस्टर है जिसका नाम योंजाओ होता है भाई मेडिसिन में काफी ज्यादा अच्छी है और जो 6th सिस्टर है वो काफी ज्यादा स्मार्ट है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई प्रॉब्लम होने वाली है, इसीलिए हमें सिर्फ इसी चीज पर फोकस करना चाहिए कि हम मास्टर की जो लाइफ स्पैन है उसे और कैसे बढ़ा सकते हैं। और साथ ही में जो बिग ब्रदर गाओ है उन्होंने अभी तक अपनी सारी स्पिरिट पावर को मास्टर के अंदर ट्रांसफर कर दिया होगा। वो ऑलरेडी यहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, इसलिए हमें जल्दी करना चाहिए। वो लड़की भी यहाँ पर समझ जाती है, लेकिन वो लोग आगे बढ़ते इससे पहले हमें एक फॉर्मेशन दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, लेकिन उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था, जिस वजह से वो लोग भी उसी डायरेक्शन में देखने लगते हैं और कहते हैं कि आखिरकार जो साउंड है वो किस जगह से आया, आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन तभी जो ब्रदर था वो कहने लगता है ये तो अच्छा नहीं है, क्योंकि जो हमारा माउंटेन फॉर्मेशन है वो ब्रोक होने वाला है और उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉल के अंदर मास्टर दिखाए जाते हैं और जो ब्रदर गाओ थे वो भी उन्हीं के साथ में बैठकर अपनी पावर को मास्टर के अंदर ट्रांसफर कर रहे थे। जो गाओ था उसे भी पता चल जाता है कि हमारे फॉर्मेशन के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है और साथ ही भाई मास्टर से कहने लगता है कि जो तीनों फ्रिक्शन है उन्होंने आपको अपनी लिमिट पर देखने के कारण हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, इसलिए आपको जल्द से जल्द यहाँ पर उठना होगा। और हमें बताते हैं कि मास्टर भी यही सोच रहे थे कि लिटिल रेड मैं भी यहाँ पर उठना चाहता हूँ और तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर काफी ज्यादा अपने अंत के नजदीक आ चुका हूँ और मेरे पास तो अभी यहाँ पर खड़े होकर बात करने की भी स्ट्रेंथ नहीं बची। लेकिन जो हमारा एनिमी है वो डोर पर आ चुका है और मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। और जिसके बाद हमें अपने बारे में बताने लगता है कि उसका नाम यू है, जो कि यहाँ पर फॉरेन लैंड के क्लाउड एम्परर के रूप में रीइंकार्नेट हो चुका है। जो डीमोनिक एम्परर यू है वो उसके एक अपने आर्ट जो उस लैंड के अंदर मेजर फ्रिक्शन है उन्होंने से सभी से यहाँ पर अपोज करके रखा है। इसी के साथ उसके अंडर में 6 डिसाइपल मौजूद हैं जिनकी अपनी अपनी यहाँ पर अलग ही सैड स्टोरी है। और भाई हमें अपने पहले डिसाइपल के बारे में बताने लगता है जिसका नाम लिंगफेंग होता है, जो डायो डायनेस्टी का एक फॉर्मल प्रिंस हुआ करता था, लेकिन उसकी पूरी फैमिली को यहाँ पर दोनतियान फ्रैंक्शन ने अपने पावर के बलबूते पे उसे खत्म कर दिया। जिसके बाद भाई हमें सेकंड डिसाइपल के बारे में बताता है जो ओरिजिनल यहाँ पर 5 क्लॉथ गोल्डन ड्रैगन था, लेकिन यहाँ पर जो लॉन्ग फ्रिक्शन मतलब कि जियाओ लॉन्ग फ्रिक्शन था वो उसकी पावर से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरते थे। इसी कारण से उनने अपनी पूरी पावर लगाने के बाद उसे मारने का यहाँ पर डिसाइड कर लिया था। अब हमें थर्ड डिसाइपल के बारे में बताते हैं जो कि यहाँ पर गाओ होता है, जो कि यहाँ पर गॉड क्लैन के डिसेंडेंट माना जाता है। उनके पास यहाँ पर जो मेडिसिन की होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। साथ ही में उनके पास एक ऐसी रेसिपी थी जिनकी मदद से वो अपनी पावर को डेमी गॉड लेवल बल्कि यहाँ पर गॉड टियर लेवल तक पहुंचा सकते थे। इसी कारण जो सारे फ्रिक्शन थे उनसे काफी ज्यादा डरा करते थे और उन्हें यहाँ पर मारने का फैसला ले लिया। और जो मेरी 4th डिसाइपल जोंगली है वो डीमन क्लैन में बॉर्न हुई थी। जब मैं उसे लाया था वो एक यहाँ पर आर्टिफैक्ट के अंदर रहा करती थी, जो कि यहाँ पर उसकी मजबूरी थी क्योंकि मॉन्स्टर उसके पीछे यहाँ पर पड़े हुए थे, वो उसे मारना चाहते थे। 5th डिसाइपल योंजाओ उसका भी जो फेट है वो काफी ज्यादा यहाँ पर वीक था। उसके जो इमोर्टल के साथ संबंध थे वो काफी ज्यादा खराब थे, इसीलिए वो यहाँ पर उतनी ज्यादा यहाँ पर अच्छे बैकग्राउंड से तो नहीं आई, लेकिन उसकी मेडिसिन स्किल्स यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए उसे मेडिसिन किंग के द्वारा यहाँ पर अंडर में रख लिया गया था, जो कि एल्डर गू थे। लेकिन उन्होंने मुझसे यहाँ पर विनती की थी कि वो मेरी इस डिसाइपल का यहाँ पर ख्याल रखे, इसलिए मैंने उसे भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया था। और जो मेरी लास्ट और 6th डिसाइपल यूनर है उसकी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बैक स्टोरी है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी एक यहाँ पर क्लैमिटी के साथ गुजारी है, वो भी काफी ज्यादा छोटी उम्र में। और वो अभी यहाँ पर जो स्प्रिट क्लैन की लास्ट डिसेंडेंट बची हुई है, जो मेरा ओल्ड फ्रेंड था उसने मुझे उसके ऊपर देखभाल करने के लिए कहा था। अगर मैं एक शब्दों में यहाँ पर कहूँ तो जो मेरे सारे 6 डिसाइपल हैं उनके द्वारा मतलब कि उनके ऊपर डार्क फिक्शन के द्वारा यहाँ पर काफी ज्यादा अत्याचार किए गए, उन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा पेन को झेलना पड़ा। और मैं यहाँ पर अपने डिसाइपल को यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि उन्हें अपना जो रिवेंज है वो जरूर से लेना चाहिए। आगे वो हमें बताता है जो सारे फ्रिक्शन है वो मिलकर इनको यहाँ पर खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेरी पावर है वो 1000 ऑफ ईयर्स की कल्टिवेशन के साथ मैंने डेमी गॉड लेवल तक अचीव कर ली है, जो कि बिल्कुल गॉड टियर के आधे रास्ते में है। और इस पूरे डोमेन के अंदर मेरा मैच करने के लिए यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, इसीलिए जो सारे के सारे हाई
हिपोक्रेट हैं, सिर्फ मेरे पीछे यहाँ पर स्कीम को कर सकते हैं। वो लोग हमारे साथ यहाँ पर सीधी फाइट लेने के लिए बिल्कुल भी डेयर नहीं कर सकते। जिसके बाद हमें वही ब्रदर बताया जाता है। वो कहता है ये अच्छा नहीं है, हमारा जो फॉर्मेशन है वो ब्रोक होने वाला है। वो दोनों भागते हुए जा रहे थे। वो कहते हैं जो जाओ यू फिक्शन, तियान यंग फिक्शन, जाओलंग फिक्शन, तीनों मेजर जो फिक्शन है उन्होंने अपनी पावर को इकट्ठा कर हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। जो ब्रदर गाओ थे वो भी कहने लगते हैं जो फॉर्मेशन है वो मास्टर की कल्टीवेशन के साथ अटैच है। मास्टर की कल्टीवेशन वैसे भी काफी ज्यादा डिप्लीकेट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर बुक फॉर्मेशन कभी भी टूट सकता है और मास्टर को कभी भी कोई कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। जिसके बाद वो खड़ा हो जाता है और कहता है जो सिस्टर है वो मेरे साथ यहाँ पर फाइट करने के लिए जाने वाली हैं। और वह ब्रदर से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मास्टर की अच्छे से देखभाल करनी होगी। वो तीनों ही यहाँ पर अपनी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए चले जाते हैं। जिनके बाद हमें यहाँ पर सेक्ट के बाहर काफी ज्यादा मतलब कि जो लोटस पीक होती है उसके बाहर बहुत ही ज्यादा फ्लाइंग शिप्स दिखाते हैं और उनके ऊपर हमें तीनों फ्रिक्शन के जो लीड एल्डर्स होते हैं वो भी दिखाए जाते हैं। उनमें से जो एक एल्डर था वो कहने लगता है ओल्ड फॉक्स यूयन, तुम जो होली लैंड और जो लोटस पीक है उसे गंदगी फैलाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुमने हर एक क्लैन से जो उनके ट्रेटर है उन्हें अपना डिसाइपल बना के रखा है और उनके साथ मिलकर तुम काफी ज्यादा क्राइम को कमिट कर रहे हो। इसीलिए जो ऑल 8 फिक्शन है उन्हें यहाँ इवल डूइंग के कारण काफी ज्यादा सफर करना पड़ा और हम सभी फिक्शन को यहाँ पर पता चल चुका है कि तुम अपनी जो लास्ट स्टेज है उस पर चल रहे हो, तुम अपनी लिमिट पर आ चुके हो। इसलिए हम सारों ने मिलकर तुम्हें एलिमिनेट करने का और जो इवल थिंग्स है इसे पूरी दुनिया से मिटाने का फैसला कर लिया है। लेकिन जो सिस्टर थी वो कहने लगती हैं तुम सभी के सभी हाइपोक्रेट्स हो, तुम मास्टर के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाते। जैसे ही तुम्हें यहाँ पर पता चला कि उनकी हेल्थ काफी ज्यादा खराब है और वो अपनी एंडिंग पर है, तुम सभी ने मिलकर उनके ऊपर ग्रुप गैंग करना चाहते हो। तुम उन्हें चैलेंज करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, तुम तो एक्चुअली में बस एक जो कावर्ड्स हो। लेकिन वो बंदा काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और कहने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था जो डीमोनिक एम्परर यूया है उसके डिसाइपल भी उसी के जैसे होने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा रैम्पेंट हो चुके हैं। मैं सभी लोगों को यहाँ पर मारने वाला हूँ, आज मेरे साथ कोई भी नहीं बच सकता। और उस लड़की का नाम हमें युंजी बताते हैं। तभी उनकी टीम में से एक जो एल्डर होता है वो कहने लगता है मैंने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा, तुम काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो और तुम तो इतनी बड़ी भी हो चुकी हो कि तुम एक एल्डर से इस तरीके से बात कर सकती हो और उनके सामने अपोज भी कर सकती हो। तुम आखिरकार जो 8 फ्रिक्शन है उनके सामने खड़े हो सकते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे वो जो मास्टर है उन्होंने तुम्हें अच्छे से सिखाया है, लेकिन तुम एक चीज को यहाँ पर भूल चुकी हो। पहले तुम मेरे सामने किस तरीके से जो अपनी पूंछ है उसे हिलाया करती थी, तुम मेरे से यहाँ पर भीख मांगती थी जाओलंग फिक्शन में एंटर करने के लिए। हमारे फिक्शन में तुम्हारी हालत कितनी ज्यादा खराब थी, क्या तुम उस चीज को यहाँ पर भूल चुकी हो। वो कहने लगता है तुम ट्रेटर, तुमने मेन फिक्शन को बैटरेट करने की कोशिश की है, साथ ही में तुमने उस डीमन को ज्वाइन करने की भी कोशिश की है। तुम्हारे जो क्राइम्स है वो बहुत ही ज्यादा है और तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई भी हक नहीं और तुम हमारे जो जाओलिंग फ्रिक्शन है उसके लिए काफी ज्यादा डिसग्रेस हो। इसीलिए मैं कोई और भी मिस्टेक नहीं करना चाहता, मुझे तुम्हें यहाँ पर मारना होगा और आज मैं तुम्हें यहाँ पर जला के यहाँ पर खाक कर दूंगा। वह अपने एक टेक्निक का यूज करने लगता है जिस कारण से वहाँ पर एक ड्रैगन समन हो जाता है। जो युल्ली थी वो भी अपने गोल्डन ड्रैगन को समन कर लेती है। दोनों ही ड्रैगन के बीच में फाइट होने लगती है, लेकिन जो युल्ली थी उसके मुंह से कुछ ही देर बाद ब्लड निकलने लगता है। वो कहने लगते हैं डैम इट, मैं मास्टर के अंदर अपनी स्पिरिट पावर को बहुत सारे लंबे समय से इन्फ्यूज कर रही थी। इसी वजह से जो मेरी पावर है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है और मेरी जो कोर है वो भी डैमेज हो चुकी है। वरना यहाँ पर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो एल्डर है वो मेरे सामने टिक भी पाता, लेकिन ये काफी ज्यादा बैड है, मैं उसे और ज्यादा लंबे समय तक नहीं रोक सकती। तभी जो ब्रदर गाओ था वो भी उसके ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है सिस्टर मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करने वाला हूँ। लेकिन जो एल्डर था उसकी पावर काफी ज्यादा होती है और जो दोनों ही यहाँ पर डिसाइपल्स थे डीमन एम्परर के वो काफी ज्यादा यहाँ पर इंजर्ड थे। एल्डर अपने ड्रैगन की एक पावर से ही ब्रदर गाओ को काफी ज्यादा पीछे धकेल देता है और कहने लगता है जो एंशिएंट गोल्ड क्लैन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये काफी ज्यादा शर्म की बात है, तुम अभी तक अपनी मेजर पावर पे पहुंचे भी नहीं हो। वरना यहाँ पर हम लोगों में से कोई भी तुम्हारा मैच यहाँ पर नहीं होने वाला था। साथ ही में एक एल्डर था वो कहने लगता है ये सारी चीजें अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ कि तुम उसे किस तरीके से नेचर करने वाले हो। और वो काफी जोरों से हंस रहा था। जिसके बाद हम हॉल के अंदर वो एक और ब्रदर जो था उसके पास देखते हैं। वो कहने लगता है ये तो गॉड हो रहा है। ऐसा लगता है जो ब्रदर गाओ है वो काफी ज्यादा ट्रबल में है और वो अपने ट्रम्प कार्ड को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। वो मास्टर से कहता है अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो तुम्हें यहाँ पर जरूर से उठना होगा, क्योंकि जो लोटस पीक है वो काफी ज्यादा डेंजर में है और तुम्हारे सारे डिसाइबल भी बहुत ही ज्यादा डेंजर में है। टीचर वो उनकी बातों को सुन रहा था और कहने लगता है क्या ये मेरे साथ में सच में हो रहा है। जो मेरे एनिमीज हैं वो मेरे सामने हैं और हमारे बेस को तबाह करने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी जो ब्रिटालिटी है राइट नाउ वो काफी ज्यादा फास्ट
तरीके से डिप्लीट होती जा रही है और जो मेरे डिसाइपल हैं वो काफी ज्यादा इंजर्ड हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। क्या मेरी यहाँ पर गलती हो चुकी है? क्या मुझे यहाँ पर टाइम ट्रेवल नहीं करना था और एक प्रोटैगनिस्ट के लाइफ को नहीं जीना था? वो इसी बारे में सोच रहा था और कहता है कि मैं यहाँ पर एक हीरो हूँ जो कि डेमोनिक एम्परर इस फॉरेन लैंड का, लेकिन मेरे पास यहाँ पर अभी कोई भी एबिलिटी नहीं बची और क्या मैं यहाँ पर बिल्कुल मेन प्रोटैगनिस्ट के जैसा मर जाने वाला हूँ। लेकिन तभी उसे यहाँ पर कोई बोलता है कि मास्टर यहाँ पर काफी ज्यादा खराब कंडीशन में है और वो बहुत ही ज्यादा डेंजर में है, इसीलिए जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। इसके तौर पर वो उसे एक अच्छा रिवॉर्ड देती है जो कि 10 पॉइंट कल्टीवेशन पॉइंट होते हैं और एक कल्टीवेशन पॉइंट से वो एक दिन की विटैलिटी को परचेज कर सकता है। वो कहती है क्या तुम इसे ट्रेड करना चाहते हो? तो डीमन एम्परर यूई कहने लगता है ये तो अच्छी टाइमिंग है, मैं इसी बारे में सोच रहा था, क्या मैं इसी तरीके से मर जाने वाला हूँ। और वो अपनी विटैलिटी को ट्रेड करने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसके पास 10 पॉइंट मौजूद थे। तो वो 10 डेज की विटैलिटी को यहाँ पर परचेज कर लेता है जो कि ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद सिस्टम बताता है ऑटोमेटिकली उसे मिशन में मिल जाता है। उसके सारे डिसाइपल वो काफी ज्यादा डेंजर में है और उसे सेव करना है और जो एनिमीज हैं उनसे भी तुम्हें यहाँ पर बचना है। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हें 20 पॉइंट कल्टीवेशन के दिए जाएंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बाहर जो फ्लाइंग शिप है उन्हीं के पास दिखाते हैं। जो बिरदरगांव था वो सभी के सामने खड़ा हुआ था। जो एल्डर था वो कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा इम्पेशेंट होने की कोई भी जरूरत नहीं, हमने अभी तक अपनी पावर को सो ही कहाँ गया है। और भाई कहने लगता है तुम जरा मेरी पावर को यहाँ पर टेस्ट करो। वो काफी ज्यादा पावरफुल मूव को यूज कर रहा था, इस वजह से जो बिरदरगांव थे उनकी हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वहां पर एक विस्फोट होता है जिस वजह से जो वो एल्डर था वो पावर ऑफ डार्कनेस को यूज कर रहा था। बिरदरगांव की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो सोचने लगता है ऐसा लगता है जो जियाओलिंग फ्रिक्शन है वो इतना ज्यादा सिंपल भी नहीं है जितना कि वो देखने में लगता है। तभी जो उसका ड्रैगन होता है वो सिस्टर के ऊपर भी अटैक कर देता है। वो जो गांव ब्रदर था वो कहने लगता है सिस्टर तुम्हें जरा देख लेना चाहिए, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। जो ड्रैगन था वो उसके ऊपर अटैक कर चुका था और उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। वो सीरियसली इंजर्ड हो जाती है। जो एल्डर था वो अभी भी नहीं रुकता, वो अपने 1000 फोल्ड गैलेक्सी फॉर्मेशन के यूज करने लगता है। हम देख पाते हैं स्काई से बहुत ही ज्यादा जो मीटियोराइट्स थे वो पूरी पीक के ऊपर गिरने लगते हैं। वो दोनों ही जो सिस्टर और ब्रदर थे वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर कोई आता है जो अपनी एक ही फिंगर की स्ट्राइक से सारे मीटियोराइट्स को आसमान में ही खत्म कर देता है। वो और कोई नहीं बल्कि डीमन एम्परर यूई था। उसे देखकर सीनियर ब्रदर काओ काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है मास्टर यहाँ पर आ चुके। जो सीनियर सिस्टर थी वो भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी और कहती है मुझे यहाँ पर पता था कि मास्टर यहाँ पर काफी अच्छे फॉर्च्यून को लेकर आने वाले थे, वो इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं मरने वाले। जो तीनों फ्रिक्शन लीडर होते हैं वो कहने लगते हैं ये तो काफी सरप्राइजिंग है कि तुम अभी तक यहाँ पर जिंदा हो। मैंने तो यहाँ पर सोचा था कि जो क्लाउड एम्परर है वो तो नॉन गॉड कल्टिवेटर के साथ में यहाँ पर इनविंसिबल है पूरी कॉन्टिनेंट के ऊपर, लेकिन तुम तो बस आखिरी में एक कावर्ड ही हो जो कि यहाँ पर अपने सेल के अंदर लुक सकता है। बहुत सारे के सारे जो फ्रिक्शन लीडर थे वो एम्परर के काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे। उनमें से एक लीडर कहने लगता है जैसा कि अब तुम अपनी आखिरी लिमिट पर हो और तुम्हारी जो पावर थी तुमने अपने जो 1000 गैलेक्सी फॉर्मेशन को डिप्लीट करने के लिए यूज कर दी। अब तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बची हुई होगी क्योंकि तुमने उसे अपने से ही गवा चुके हो। अभी जो दूसरा फ्रिक्शन लीडर था वो कहने लगता है मुझे तो ये ताज्जुब है कि तुम मेरे एक डिसाइपल के साथ भी यहाँ पर फाइट कर सकते हो। और वो काफी जोरों से हंस रहे थे। तभी वो अपने एक डिसाइपल से कहता है कि तुम्हें वहां पर जाना चाहिए और जो एम्परर यूई है उसे शो कर दो, आखिरकार तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। जो बंदा था वो भी इसके लिए यहाँ पर राजी हो जाता है। लेकिन तभी जो सीनियर सिस्टर थी युल्ली होती है वो कहने लगती है लोंग ताओ तुम्हें यहाँ पर मेरे मास्टर को इंसल्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना मैं तुम्हें डेफिनेटली मार देने वाली हूँ। जो गांव ब्रदर होते हैं वो कहते हैं तुम्हें यहाँ पर काम हो जाना चाहिए क्योंकि मास्टर के कंपोजर को देखो, वो अभी भी बिल्कुल पूरी तरीके से कंपोज्ड हैं जैसा कि वो पहले हुआ करते थे। उन्होंने अभी अभी जो 1000 गैलेक्सी फॉर्मेशन था उसे भी डिप्लीकेट किया है, लेकिन उनकी कंडीशन अभी भी हमें यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है। जिसके बाद हम जाओलिंग फ्रिक्शन के उसी यहाँ पर डिसाइपल को देखते हैं। वो कहने लगता है ये काफी ज्यादा अच्छा है, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है। मैं मास्टर को बता दूंगा कि मैं भी यहाँ पर क्या कर सकता हूँ और मैं बिल्कुल भी अपनी पावर को होल्ड नहीं करने वाला। मुझे यहाँ पर एम्परर यूयू को टेक डाउन करने का इस चांस को अच्छे से यूज करना चाहिए और मैं अपने नेम को भी यहाँ पर बना सकता हूँ। इस तरीके से मैं 8 फ्रिक्शन के अंदर अपने नेम और अपनी पोजीशन को भी इस तरीके से बना सकता हूँ। जैसे ही वो बंदा आगे बढ़ता जाता है जो एम्परर यूयू था वो काउंटडाउन करने वाला था, मतलब कि करने लगता है। तो जो यहाँ पर जाओलोंग फ्रिक्शन का डिसाइपल था वो कहने लगता है एम्परर यूयू
क्या तुम अपने जो यहाँ पर डेथ के टाइम है उसे काउंट डाउन कर रहे हो? लेकिन एम्पर काफी अच्छी तरीके से हंसता है और अपनी एक ही फिंगर से उसे काफी ज्यादा दूर धकेल देता है, जो जाकर सीधे फ्लाइंग बोट से यहाँ पर टकरा जाता है। उसकी मृत्यु तो हो ही जाती है, साथ ही में जो फ्लाइंग बोट थी वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जो यहाँ पर फ्रिक्शन लीडर होता है वो सोचने लगता है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। जो यूई है उसने अभी अभी 2 बार इतनी ज्यादा पावर को यूज किया है, लेकिन वो अभी भी अच्छी तरीके से खड़ा है। और साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर देखा था उसका जो डेस्टिनी स्टार है वो पहले ही यहाँ पर कोलैप्स कर चुका है, पर फिर भी वो आखिरकार इतनी आसानी से इन अटैकों को कैसे कर सकता है। नॉट ओनली उसने लोंगतो को इंस्टेंटली मार दिया, बल्कि जो यहाँ पर फ्लाइंग शिप थी वो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज के साथ जानी जाती थी, उसने उसे भी यहाँ पर अपनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ के साथ इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। अगर भले ही जो एल्डर है हमारे फ्रिक्शन के वो भी उसके साथ हेड ऑन फाइट क्यों ना करें, लेकिन उसके सामने वो अभी भी यहाँ पर कुछ ज्यादा समय के लिए खड़े नहीं हो सकते, वो भी यहाँ पर मारे जाएंगे। जो फ्रिक्शन लीडर था वो कहने लगता है कि जो तो अभी यहाँ पर जस्ट टफ बनने की कोशिश कर रहा है। अभी अभी आपने देखा उसने बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैकों को 2 बार यूज कर लिया है। अगर हम साथ में मिलकर काम करें तो हम उसे अभी भी हरा सकते हैं। जिसके बाद हम एम्परर यूयू को देखते हैं, वो कहने लगता है जो अटैक था अभी अभी उसने मेरी 7 डेज की विटेलिटी को कंज्यूम कर लिया है और अब मेरे पास सिर्फ 3 दिन की जो विटेलिटी बची हुई है। अगर मैंने एक और मूव को यूज किया वो लोग मुझे समझ जाएंगे कि मेरे पास उतनी ज्यादा कल्टीवेशन नहीं बची। इसलिए वो आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि जो दोनों फ्रैक्शन के एल्डर हैं वो साथ में काम करने वाले हैं और मेरे साथ फाइट करने वाले हैं। तुम लोगों को लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने स्टैंड हो सकते हो, लेकिन अगर तुम लोगों ने मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा। तुम अपने साथ एल्डर्स को भी लेके आ सकते थे, लेकिन तुमने मुझे काफी ज्यादा कमजोर समझा, इसीलिए तुम लोगों ही सीधे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ गए। लेकिन ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात होने वाली है, जैसा कि जो त्यांग क्यांग फ्रैक्शन और जियाओलो फ्रैक्शन है वो दोनों ही आज यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे पास आने की जरूरत नहीं और मैं तुम लोगों को यहीं पर क्लीन कर सकता हूँ। और भाई अपनी थोड़ी सी पावर को यहाँ पर रिलीज करने लगता है। वो कहने लगता है कि मैं सभी जो लाइफ फॉर्म है उनके साथ फेयर होता हूँ इस पूरी दुनिया के अंदर, इसलिए मैं तुम लोगों को 3 सेकंड का मौका देता हूँ। अगर तुम लोग यहाँ से भाग जाते हो तो तुम अपनी लाइफ को बचा सकते हो। अगर 3 सेकंड के बाद जो भी यहाँ पर खड़ा रहा तो वो मेरे हाथों से यहाँ पर मारे जाने वाला है। और भाई काउंटडाउन करने लगता है 3, 2, 1। जो एल्डर था एक वो काफी ज्यादा टेंशन में होता है, उसे पता नहीं चलता कि आखिर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। वह दूसरे एल्डर से कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह पीछे देखता है तो वो एल्डर था वो भाग चुका था। वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर रनिंग में काफी ज्यादा कमजोर हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर पहले चला जाना चाहिए। जो एल्डर वहां पर मौजूद था वो कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर धोखा देने की। जो जियाओलोंग फ्रैक्शन का लीडर होता है वो कहने लगता है मास्टर आखिरकार हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें भी रिट्रीट करना चाहिए। इतने में जो एम्परर का काउंटडाउन था वो भी खत्म हो जाता है। वो सारे लोग यहाँ पर रिट्रीट करने लगते हैं, वो भागकर मतलब कि अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। जो एम्परर यूयन था वो हंस रहा होता है, वो कहने लगता है अगर वो लोग 1 सेकंड भी और रुके हुए होते तो उन्हें पता चल जाता कि मेरी कंडीशन अभी काफी ज्यादा खराब है, मेरी बॉडी है वो अंदर से काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, मैं और भी ज्यादा पावर को यूज नहीं कर सकता। लेकिन ये मेरे लिए अच्छा होने वाला है। जो उसके तीनों डिसाइपल्स थे वो उसके पास में आ जाते हैं और उसके के लिए काफी ज्यादा चिंता कर रहे थे। उसे मिशन कंप्लीट करने के लिए सिस्टम की तरफ से 20 रिवॉर्डिंग कल्टीवेशन पॉइंट भी दे दिए जाते हैं, इसीलिए उसकी जो 20 डेज ऑफ विटालिटी है वो बढ़ जाती है और वो अब पहले से काफी अच्छा फील करने लगता है। तभी जो युल्ली थी वो कहने लगती है मास्टर क्या आप यहाँ पर अच्छे हैं, क्या आपकी हेल्थ यहाँ पर अच्छी है। एम्परर कहने लगता है हाँ मैं यहाँ पर फाइन हूँ, लेकिन मैं काफी ज्यादा ओल्ड हो चुका हूँ, इसलिए मुझे लिटिल एक्सरसाइज करने में मेरे जो ब्लड प्रेशर है वो काफी ज्यादा हाई हो चुका था। लेकिन तभी जो ब्रदर गाओ था वो अपने कंपास में कुछ देखता है और कहने लगता है मास्टर ये तो काफी ज्यादा गड़बड़ है। जो 5th सिस्टर योन गाओ है ऐसा लगता है वो काफी ज्यादा डेंजरस में, जरूर से जरूर डोमेन के अंदर उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हुई होगी। तभी उसी मौके पे जो सिस्टम था उसे एक और मिशन को दे देता है। उसमें हमें बताते हैं ऐसा लगता है कि जो एम्परर की जो डिसाइपल वो काफी ज्यादा डेंजर में है, अगर तुम उसे रेस्क्यू कर लेते हो वो भी सही सलामत तो तुम्हें 20 डेज ऑफ कल्टीवेशन दे दी जाएगी। अगर तुम ऐसा करने में असफल हो जाते हो तो तुम्हारे जो सारे के सारे पॉइंट है उन्हें वापस ले लिए जाएंगे। तो इसका सीधा मतलब है कि वो यहाँ पर मर जाने वाला है। वो चिल्लाने लगता है ये डैम सिस्टम आखिरकार कैसे कर सकता है, मैंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया था उन पॉइंट्स को अर्न करने के लिए। और वो सिस्टम को गालियां
गालियां दे रहा था, लेकिन सिस्टम उसके जो प्लॉट है उसे लोडिंग करने लगता है और उसे काम डाउन रहने के लिए कहता है। जो एम्परर था वो उसी बारे में वेट कर रहा था और वो काफी ज्यादा अजीब तरीके से हरकतें करने लगता है। वो कहता है सीरियसली जो डैम सिस्टम है वो अदर सिस्टम के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बाकी के सिस्टम होते वो काफी ज्यादा काइंड होते हैं, साथ ही में उनके पास काफी ज्यादा हैक्स और चीट्स और बफ्स मौजूद होते हैं। लेकिन जो मेरा सिस्टम है आखिरकार वो बिल्कुल टाइम बॉम्ब के जैसा क्यों लग रहा है? मेरे पास इतना ज्यादा भी नहीं है और ना ही मेरे पास टाइम बचा हुआ है, मेरे लिए काफी ज्यादा पेनफुल होने वाला है। उसके जो डिसाइपल्स थे वो भी मास्टर को देख रहे थे और कहने लगते हैं आखिरकार मास्टर क्या पागल हो चुके हैं अपनी लाइफ को खत्म करने के टाइम पर। वो कहने लगते हैं मास्टर तो ऐसा लगता है अपने आप में ही यहाँ पर बड़बड़ा रहे हैं, एज के साथ ऐसा होना संभव है क्या? मैं भी यहाँ पर जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे साथ भी जो एज प्रॉब्लम है वो होने वाली है। ऐसा लगता है उनकी जो एज के साथ सारे सेंसेस है वो भी लूज होते जा रहे हैं, उन्हें अब इतनी ज्यादा फाइट नहीं करनी चाहिए। जो यूनली थी वो कहने लगती है मास्टर हमारी जो सिस्टर है वो काफी ज्यादा डेंजर में है, आपका यहाँ पर क्या प्लान है? जो सीनियर ब्रदर था वो कहने लगता है जो 8 फ्रिक्शन के हाई प्रोक्रेट होते हैं इस बार काफी ज्यादा फार चले गए हैं, उन्होंने इस तरीके का आपकी जो कंडीशन है उसका फायदा उठाने की कोशिश की, वरना उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे सिस्टर को यहाँ पर हाथ लगाने के बारे में भी सोच सकते। इसलिए मास्टर हमें अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करने के बाद जो इस पूरे 8 डोमेन है उनके अंदर अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड करना होगा और जो हमारे रास्ते में आते हैं उन्हें एनिलिएट कर देना होगा, जिससे वो दोबारा इस तरीके की चीजें करने के बारे में कभी भी सोचे ना। जो ब्रदर गाओ था वो भी इस चीज से एग्री करता है, लेकिन जो एम्परर यूयू था वो कहने लगता है आखिरकार जो इस बॉडी का फॉर्मर ओनर था वो अपने डिसाइपल को किस तरीके से टीच करता था, वो सारे के सारे यहाँ पर काफी ज्यादा वर्जिजियस लग रहे हैं। इसीलिए मुझे कोई भी ताज्जुब नहीं है जो सारे के सारे यहाँ पर राजीय सेक्ट के लोग हैं वो इनसे फाइट करना चाहते हैं। सारी की सारी चीजें वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। तभी वो कहता है कि हम इस तरीके से नहीं कर सकते, ये सच है वो लोग काफी ज्यादा खराब इंडिविजुअल हैं, लेकिन हमें हमारे फ्रिक्शन को उनके फ्रिक्शन से फाइट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनके जो डिसाइपल्स हैं हम उन्हें इतनी आसानी से नहीं मार सकते क्योंकि वो इन सब चीजों में काफी ज्यादा इनोसेंट है। अगर हम उनके फ्रिक्शन में जाते हैं और हम उनके सारे लोगों को जो इनोसेंट है उनके साथ में स्लॉटर कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम स्ट्रॉन्ग हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उन लोगों से काफी ज्यादा डिफरेंट कैसे हो सकते हैं जो 8 फ्रिक्शन के हाइपोक्रेट्स होते हैं, हम भी उन्हीं के समान बन जाएंगे। ये सारी चीजें अपने डिसाइपल को समझा रहा था। जो यूली थी वो कहने लगते हैं जैसा कि मैंने मास्टर को सोचा था वो इस सिचुएशन में भी काफी ज्यादा कंपोज्ड है, वो उन सभी लोगों के जैसे बिल्कुल भी नहीं है। जो ब्रदर था वो कहने लगता है लेकिन मास्टर आपने हमें पहले नहीं सिखाया था कि हम जो सारी सिचुएशन है उसे फोर्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें बातें करने की कोई भी जरूरत नहीं। इस बात को सुनने के बाद जो एम्परर यूइन था वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी जो सिस्टर थी वो कहने लगती है ब्रदर मास्टर जो है वो काफी ज्यादा कंसिडरेट हो रहे हैं, उन्होंने काफी ज्यादा आगे की सोच रखी है, इसीलिए उनके पास जरूर से इस चीज के लिए रीजन होगा। तभी जो यूयू था वो खांसते हुए कहता है हाँ मैंने पहले कहा था कि हमें जो प्रॉब्लम्स है उन्हें फोर्स के साथ सॉल्व करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को जो इनोसेंट पीपल है उन्हें स्लॉटर कर सकते हैं, मैंने ये कभी भी नहीं कहा था। इसलिए हमें जो पॉजिटिविटी मतलब कि जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे स्प्रेड करना चाहिए। क्या तुम लोग यहाँ पर समझ गए? लेकिन उन लोगों को यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी से कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहने लगते हैं यह किसी प्रकार की क्या माइटी पावर है मास्टर, आप क्या हमें ये शो कर सकते हैं आखिरकार जो पॉजिटिव एनर्जी वो क्या हो सकती है? लेकिन मास्टर कहता है डेफिनेटली मैं तुम्हें यहाँ पर शो कर सकता हूँ, लेकिन हमें इससे पहले जो सीनियर सिस्टर मतलब की जो 5th सिस्टर जाओलू है उसे यहाँ पर बचाना होगा। आगे वो कहने लगता है गाओ गाओ ली फेंग, तुम लोगों ने अभी फाइट के अंदर काफी ज्यादा डैमेज को सहा है और तुम्हारी जो कोर है वो पहले से भी डैमेज थी, इसलिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, अपनी कल्टिवेशन को रिमूव बल्कि स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर इस मैटर में तुम लोग नहीं करने वाले। जिसके बाद वो कहता है लेकिन वो सभी लोग मास्टर के साथ यहाँ पर आने के लिए कह रहे थे, लेकिन जो मास्टर थे वो कहने लगते हैं तुम दोनों को यहाँ पर कॉन्शियस रहना होगा, इसको ध्यान देना होगा। साथ ही में कहता है तुम्हें इन्फॉर्मेशन को भी इकट्ठा करना होगा जो हमने यहाँ पर अपने स्पाइस सारे 8 फ्रिक्शन के अंदर लगा के रखे हैं, उनसे तुम्हारी जो अदर 2 सिस्टर है उनकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर लेकर आना होगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। वो दोनों ही यहाँ पर समझ जाते हैं। जिसके बाद वो लोटस पीक की ओर देखने लगता है और कहने लगता है इस फाइट के बाद जो यहाँ पर पीक का बैरियर था वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, इसीलिए मुझे नहीं लगता वो और ज्यादा समय तक होल्ड कर पाएगा, मुझे
मुझे इसे स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग फाइटर आकर इसे अटैक करता है वो बड़ी ही आसानी से टूट जाने वाला है, जिसके बाद वह नाउन प्रोफाउंड बैरियर फॉर्मेशन को कंडेंस करने लगता है। इस वजह से जो इसकी एक पॉइंट विटालिटी है वो चली जाती है। फॉर्मेशन को करने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल दिखने लगता है। जो दोनों ही ब्रदर्स थे वो कहने लगते हैं ये तो हेवन ग्रेड टीयर का फॉर्मेशन लग रहा है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। ऐसा लगता है कि जो राजियस फीलिंग है इससे यहाँ पर जो फॉर्मेशन से आ रही है काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी की समान लग रही है, जो मास्टर ने हमें पहले मेंशन किया था, और मैं इसे अपनी बॉडी के अंदर भी फील कर सकता हूँ। जो मास्टर थे वो कहने लगते हैं जो मेरे इडियोटिक डिसाइपल हैं आखिरकार वो मेरी मैन मेड बातों पे यकीन कैसे कर सकते हैं, आखिरकार इनके साथ क्या चल रहा है। तभी वो कहने लगता है ये 9 प्रोफाउंड बैरियर फॉर्मेशन है, जो कि यहाँ पर किसी भी एम्परर रिल्म के पिनिकियल कल्टीवेटर के 9 फुल हिट्स को भी यहाँ पर झेल सकता है। इसी के साथ साथ जो 8 फ्रिक्शन है वो इसके ऊपर अटैक करने के बाद भी इसको बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और जितने टाइम में मैं भी इस फॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आ जाऊंगा। जो युनली होती है वो कहने लगती है जैसा कि मैंने यहाँ पर मास्टर से सोचा था, मास्टर के जो वर्ल्ड है और वो पूरे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर पूरी दुनिया में मौजूद है, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई भी रिग्रेट नहीं है कि मास्टर की मैं यहाँ पर एक डिसाइपल हूँ। इसके बाद वो कहती है मास्टर हाँ आपके यहाँ पर जो लिटिल सिस्टर है उन्हें यहाँ पर सेंस कर सकते हैं। वो कोशिश करता है और उसे पता चल जाता है कि जो सिस्टर है वो कहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद नरेटर हमें बताता है कि जो 5th सिस्टर युनजाओलू है वो ओरिजिनली मास्टर की फेवरेट डिसाइपल है, क्योंकि उसने यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेजिक लाइफ को सहा है। उसके पेरेंट्स उसकी अर्ली एज में मारे जा चुके थे। उसके जो ओरिजिनल मास्टर थे उसका जो ओल्ड फ्रेंड होता है उसने अपने एक ही डिसाइपल को यूनिये को सौंप दिया था। उसके बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। हाउएवर उसने इतनी ज्यादा हार्डशिप को सहा है, वो भी अपनी काफी ज्यादा कम उम्र में। इसी कारण से वो बहुत ही ज्यादा अर्ली मैच्योर हो जाती है और काफी ज्यादा डिलिजेंटली अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान देती है। इस कारण से उसकी कल्टीवेशन भी बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से बढ़ती जाती है। वो अपने एज के चिल्ड्रंस के समान बिल्कुल भी नहीं है, वो काफी ज्यादा समझदार भी है। आगे हमें युनजाओलू के बारे में बताते हैं। कुछ लोगों ने उसे घेर कर रखा था। वो कहने लगते हैं युनजाओलू तुम्हारे मास्टर यूई 3 होली लैंड के अंडर अटैक में है, और मुझे तो यहाँ पर डर है कि वो अभी तक मारे भी जा चुके होंगे। अगर वो यहाँ पर भी जाता है तो वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता, और साथ ही अगर तुम यहाँ से एस्केप भी कर सकती हो तो तुम उसे यहाँ पर जो एलेक्सर है उसे नहीं दे पाओगी, और ना ही वो इस एलेक्सर से बचने वाला है। इसीलिए जो सुप्रीम रिवाइवल एलेक्सर है वो हमारे हवाले कर दो, और साथ ही में तुम यहाँ पर सरेंडर कर दो, और तुम्हें यहाँ पर मेडिसिन स्लेव बनकर रह सकती हो हमारे मेडिसिन किंग वैली के अंदर। हम तुम्हारी लाइफ को स्पेयर करने के लिए यहाँ पर राजी हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर वापस भी जा सकती है और तुम्हारे मास्टर के यहाँ पर ऊपर जाकर रो भी सकती हो, क्योंकि वो बहुत ही जल्द मर जाने वाला है। लेकिन वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए कहती है तुम यहाँ पर बंच ऑफ थीव्स, बकवास करना बंद कर दो। जो मेरे मास्टर हैं वो काफी ज्यादा ब्रेव मैन है, वो एक हीरो के समान है। वो बहुत ही ज्यादा लंबी लाइफ को यहाँ पर जीने वाले हैं। उनकी लाइफ जो है हेवन से भी ज्यादा होने वाली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें यहाँ पर कर्स करने की? तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता? जो डिवाइन रिट्रीब्यूशन है वो होने वाली है। तुम गॉड से यहाँ पर डर सकते हो। लेकिन जो बंदा था वो कहने लगता है एज लॉन्ग एज हेवन, तुम क्या यहाँ पर मजाक की बातें कर रही हो? मैं अभी तुम्हें उसके पास यहाँ पर भेज देता हूँ। वो अपनी पावर का यूज कर युनजाओलू के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। साथ ही में जो सुप्रीम रिवाइवल एलेक्सर था वो भी उसके हाथ से छूट जाता है, जिसे वो बंदा यहाँ पर ले लेता है। काफी खुश था। युनजाओलू कहती है डैमेड मास्टर का एलेक्सर यहाँ पर जा चुका है। वो बंदा कहने लगता है डिवाइन रिट्रीब्यूशन, तुम इस चीज के बारे में बात कर रही थी, मुझे तो ताज्जुब है। अगर मैं उसके जो डीमन एम्परर यूइन है उसके डिसाइपल को यहाँ पर मार देता हूँ, जो कि तुम यहाँ पर उसे हीरो समझती हूँ, तो आज वो मेरा यहाँ पर क्या करने वाला है? लेकिन जो युनजाओलू थी वो अपनी फिक्र ना करते हुए उस एल्डर के ऊपर अटैक कर देती है और कहती है जो मेरा एलेक्सर है वो मुझे यहाँ पर वापस कर दो। लेकिन उसी के सामने जो दूसरा बंदा था वो कहने लगता है ऐसा लगता है कि तुम्हें मरने की काफी ज्यादा जल्दी है। साथ ही भाई अपने एक पॉइजनस टेक्निक का यूज करने के कारण युनजाओलू के ऊपर अटैक कर देता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो इस अटैक से कैसे बच सकती है, और भाई उस अटैक को डॉज नहीं कर पाती। वो काफी ज्यादा पीछे आकर एक स्टोन से टकरा जाती है और काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाती है। भाई बंदा आकर सीधे उसका गले को पकड़ लेता है, जिस वजह से जो युनजाओलू थी उसे सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन भाई फिर भी कहती है जो ओरिजिनली जो एलेक्सर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंसेस्टर वुफेन के द्वारा यूज किया गया था, जो कि 3 सेंट्स में से एक है और एम्परर है हमारे मेडिसिनल वैली के, और तुमने अभी जो टेक्निक को यूज किया है वो हमारे जो मेडिसिनल किंग के जो ट्रेटर द्वारा यूज किया जाता है, जो कि वांगहन है।
साथ ही में तुमने इस मेडिसिन को चुराने की भी कोशिश की है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम्हें यहाँ पर मर जाना चाहिए। हम देखते हैं युनजाओली सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर मरने में कोई भी ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे मास्टर को यहाँ पर बचाना होगा। मास्टर मेरा इंतजार कर रहे होंगे इस एलेक्जेंडर को यहाँ पर लाने के लिए, उनके डिसाइपल हूँ मैं, इतनी ज्यादा यूजलेस नहीं हो सकती। अभी भी इसी बारे में सोच रही थी, लेकिन तभी एक बंदा वहां पर आ जाता है और उस एल्डर को रुक जाने के लिए कहता है। वो कहने लगता है आखिरकार अब यहाँ पर मुझे कौन चिल्लाने लगा। लेकिन जैसे ही वह उस बंदे को देखता है वो युनजाओली की गर्दन को छोड़ देता है। वो दोनों ही जो एल्डर थे वो उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं ब्रदर। तो जो बिग ब्रदर था वो कहने लगता है तुमने ऑलमोस्ट जो यहाँ पर एक्सीलेंट मेडिसिन है उसे रियून कर दिया था, लेकिन उन बंदों को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहने लगता है मेडिसिन बिग ब्रदर जो वूमेन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट जरूरी है, लेकिन एटमोस्ट वो यहाँ पर मेडिसिनल स्लेव भी बन सकते हैं, मेडिसिन किंग बैली की। आखिरकार आपका मेडिसिन से यहाँ पर क्या मतलब है। तो जो बिग ब्रदर था वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा लो रैंक के हो, तो ये नेचुरली है कि तुम उसके बारे में यहाँ पर नहीं जानते। जो उसकी ब्लड है वो काफी ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ कंसंट्रेट हो चुका है, इस कारण से जो उसका डेमीगॉड ब्लड एसेंस है वो काफी ज्यादा हमारी मदद आ सकता है, हमारी जो पावर है उसे बढ़ाने के लिए। ये कोई भी ऑर्डिनरी ब्लड नहीं है और मुझे तो यहाँ पर डर है कि वो सिर्फ यहाँ पर जो डेमीगॉड रिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होता है वो ही यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड एसेंस को कंज्यूम करने के बाद उसे कंडेंस कर सकता है और उसकी मेडिसिन है उन्हें भी यहाँ पर ठीक कर सकता है। और पूरे 8 होली लैंड के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि डेमीगॉड रिल्म पर पहुंच चुका है, वो और कोई नहीं बल्कि डीमन एम्परर यूएन है और वो उसके यहाँ पर डिसाइपल है। तो ये तो ताज्जुब की बात में यहाँ पर नहीं आती। लेकिन तभी हम देखते हैं युनजाओली काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। वो कहती है मैंने यहाँ पर कोई भी ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि जिस एल्डर ने मुझे पहले यहाँ पर रखा था उसने कहा था कि मैं 5 साल के अलावा यहाँ पर नहीं जीने वाली, लेकिन मास्टर ने मेरे मेरिडियन को फिर से यहाँ पर बनाने के बाद उनका जो कल्टीवेशन प्रीसियस ब्लड होता है वो मुझे देने के बाद मेरी जिंदगी को यहाँ पर बचाया है। लेकिन मास्टर ने अपनी बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन और ब्लड एसेंस को खर्च करने के बाद भी उन्होंने मुझे इस बारे में कभी भी नहीं बताया। मैं तो बस यहाँ पर एक लाचार सी लड़की थी जो हर कोई के द्वारा यहाँ पर पागल बना दी जाती थी। आखिर मास्टर मेरे साथ इतने ज्यादा अच्छे क्यों होते थे, और वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी। तभी जो बिग ब्रदर था वो कहने लगता है मुझे तो यहाँ पर डर है, ना केवल डेमीगॉड बल्कि यहाँ पर कोई गॉड रिल्म को भी इस तरीके से अचीव कर सकता है। तो वो एल्डर था वो कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो हमें इसे ह्यूमन एलेक्जेंडर के रूप में रिफाइन कर लेना चाहिए, जिस वजह से हम डेमीगॉड पहुंचना तो हमारे लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन जो युनजाओली होती है वो कहने लगती है मास्टर ने अपने पूरे हार्ट और सोल को मेरे अंदर ट्रांसफर किया है, मैं मास्टर को इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकती। और वह अपने ब्लड को बर्न करने लगती है, जिस तरीके से वह उस एलेक्जेंडर को अपने एल्डर के हाथ से छीन कर यहाँ पर भागने लगती है। वो यहाँ पर दोनों ही कहने लगते हैं सेकंड ब्रदर आखिरकार तुमने यहाँ पर क्या किया, मैं जल्द से जल्द उसे यहाँ पर पकड़ लेना चाहिए। वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी और कहती है मास्टर तुम हमारा वेट करो, मैं यहाँ पर आ ही रही हूँ। वो उनसे बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जो बिग ब्रदर था वो कहने लगती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे से यहाँ पर एस्केप होकर जा सकती हो, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम मेरे होते हुए ऐसा कैसे कर सकती हो। वह अपने एक टेक्निक ब्लैक फॉग का यूज करने लगता है जो कि युनजाओली को पूरी तरीके से घेर लेता है। वो काफी ज्यादा पॉइजनस गैस होती है, इस वजह से उसे सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जिसके बाद जो युनजाओली थी वो कहने लगते हैं तुम्हें यहाँ पर मुझे टच करने की कोशिश भी नहीं करना, वरना जो मेरे मास्टर हैं वो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। लेकिन जो वो बंदा बिग ब्रदर था वो कहने लगता है तुम्हें यहाँ पर क्या बात कर रही हो, जो मेरा पॉइजनस गैस है वो तुम्हारे मास्टर भी यहाँ पर विथस्टैंड नहीं कर। और वैसे भी जो यूएन का यहाँ पर जो लाइफ स्टार है वो स्काई से पहले ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। आखिरकार वो अपने बिलव्ड डिसाइपल को बचाने के लिए इस लाइफ टाइम में तो कभी भी नहीं आ सकता। लेकिन जो युनजाओली थी वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो मास्टर है वो काफी ज्यादा ग्रेट हीरो है, उन्होंने मुझे बचाया, उन्होंने मुझे सिखाया, प्रोटेक्ट किया, मास्टर ने मेरे लिए सब कुछ किया और वो मेरे लिए यहाँ पर सब कुछ है। जो बिग ब्रदर था वो कहने लगता है तुम्हें इतना ज्यादा सैड होने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे मास्टर को के साथ अभी तुम्हें यहाँ पर रिनाउट कर दूंगा। वो उसे मारने के बारे में कह रहा था, वो अपनी फ्लेम को निकाल लेता है क्योंकि वह उसे ह्यूमन एलेक्जेंडर बनाने के बारे में सोच रहा था। जो युनजाओली थी वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और मास्टर के बारे में ही यहाँ पर सोच रही थी। लेकिन जो बिग ब्रदर का अटैक था वो फायर काफी ज्यादा पावरफुल थी और युनजाओली के ऊपर अटैक कर देती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, ना ही उसके पास इतनी ज्यादा पावर थी। लेकिन तभी उसके सामने कोई आ जाता है और जो एल्डर के उस अटैक को यहाँ पर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। वो और कोई नहीं बल्कि डीमन एम्परर यूएन था। जिसके बाद जो बिग ब्रदर था वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और इस शॉक्ड के कारण वो काफी ज्यादा पीछे भी गिर जाता है। उसके साथ जो 2 एल्डर थे वो उसे यहाँ पर संभालते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये बास्टर कहाँ
कहाँ से आ गया, किसने मेरे यहाँ पर मेडिसिनल वैली के अंदर इतने ज्यादा रैम्पेज होने की कोशिश की। तभी जो इंजावली थी वो मास्टर को देख लेती है और कहने लगती है, मास्टर आप अभी तक यहाँ पर मरे नहीं। जो डीमन एम्परर था उसकी तरफ देखता है और अपनी पावर की मदद से उसे हील करने लगता है। साथ ही कहता है, लिटिल ब्रेट ये तो कितना ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, तुम्हारा मास्टर यहाँ पर ट्रेवल करके तुम्हें बचाने के लिए आया, लेकिन तुम उसकी वेल बीइंग के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर चिंतित नहीं लग रही हो। वो कहने लगता है, मास्टर आप यहाँ पर मरे नहीं, लोगों ने तो कहा था कि आप यहाँ पर मर चुके हैं, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी ऑल राइट हो, ये तो काफी ज्यादा ग्रेट है। और साथ ही में जो सुप्रीम रिवाइवल एलेक्सर है वो मेरे पास है, तुम इसे यहाँ पर जल्द से जल्द ले लो। वो काफी ज्यादा यहाँ एक्साइटेड लग रही थी। तभी जो यहाँ पर जाओली थी वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। जो डीमन एम्परर था वो कहने लगते हैं, एक्चुअली में पॉइजनस स्मोक के कारण जो मेडिसिनल किंग बैली है वो इतनी ज्यादा विशेष टेक्निक को एक टीनेज गर्ल के ऊपर कैसे यूज कर सकता है। जो जाओली का एसेंस था वो काफी ज्यादा सेवरली डैमेज हो चुका है और ऐसा लगता है कि उसे यहाँ पर ठीक करने के लिए मुझे कुछ टाइम की जरूरत है। उसका जो ब्लड एसेंस है उसे एस्केप करने के लिए उसे भी बर्न करना पड़ा। और अभी जो ओल्ड मैन था उसने ट्रिपल फ्लेम अटैक का यूज किया था, वो भी उसे जो जाओली है ह्यूमन एलेक्सर के रूम में रिफाइन करना चाहता था। वो कहने लगता है, प्योर चाइल्ड तुमने काफी ज्यादा यहाँ पर बेयरली होल्ड करके रखा है, तुम्हारी लाइफ यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम में थी, लेकिन तुम तब भी रिवाइवल एलेक्सर के बारे में इतने ज्यादा डेस्परेटली सोच रही थी। वही यूनली से कहता है कि यहाँ पर जाओली का अच्छे से ख्याल रखना। वो भी इसके लिए मान जाती है। उसके बाद खड़े होकर कहता है, मेडिसिनल किंग बैली ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिसके बाद जो दोनों ही एल्डर होते हैं वो कहने लगते हैं, ये तो यूयोन है। वो काफी ज्यादा शॉक्ड लग रहे थे। तो ये ओवर होने वाला है क्योंकि यूयोन एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है पूरे कॉन्टिनेंट का, जो कि नंबर 1 पे आता है। आखिरकार वो डेमी गॉड रिल्म पर पहुंच चुका है। हम लोग उसका सामना यहाँ पर नहीं कर सकते, बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर उसके सामने कोई भी यहाँ पर नहीं कर सकता। लेकिन दूसरा वाला बंदा कहने लगता है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, क्या हमने यहाँ पर नहीं सुना था जो यूयोन है वो यहाँ पर मर चुका है। तभी जो बिग ब्रदर था वो कहने लगता है कि पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमने ऐसा सुना था कि गोस्ट क्लैन की एक लड़की उसके अंडर में आती है जो डिस्गास्ट टेक्निक थी उसे भी यूज कर सकती है और वो उसमें काफी ज्यादा स्किल्ड है। ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर गोस्ट कैनल की जो लड़की है उसके मास्टर के रूप में डिस्गास्ट होके आई है और अपने फेलो डिसाइपल को बचाना चाहती है। इसलिए वो कहती है, मतलब कि कहते हैं, हम एक साथ अटैक करने के बाद उसे यहाँ पर हरा नहीं ये यूनियन क्यों ना हो। उसके बाद उसकी जो यहाँ पर कल्टीवेशन है वो पहले से ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उसकी जो डेमीगॉड की कल्टीवेशन थी वो सेवरली डैमेज हो चुकी है। हम तीनों मिलकर उसे आसानी से भी हरा सकते हैं। वो इसी बारे में सोच रहे थे। तभी जो डीमन एम्परर यूनियन होता है वो कहता है, ऐसा लगता है तुम जो तीनों एल्डर जो मेडिसिनल किंग बैली की हो वो एल्केमी में काफी ज्यादा प्रोफिशिएंट होते ही हो, इसलिए मैं तुम तीनों को यहाँ पर इन्वाइट करना चाहता हूँ मुझे असिस्ट करने के लिए। जो मेरी फायर है वो इतनी ज्यादा प्योर है कि नहीं तुम मुझे यहाँ पर बता सकते हो। जो बिग ब्रदर होता है वो रेड लोटस क्रोमेटिक फायर को देखने के बाद कहने लगता है, तो तुम्हें यहाँ पर सच में यूनियन हो। जिसके बाद वो अपने एक ही फिंगर से उन तीनों एल्डर को यहाँ पर जला देता है और उस अटैक को यूज करने के कारण उसकी 1 पॉइंट लाइफ स्पैन यहाँ पर घट जाती है। हम देखते हैं वो तीनों ही यहाँ पर एल्डर्स थे वो मारे जाते हैं और साथ ही में जो एल्डर मतलब कि डीमन एम्परर था वो अनाउंस कर देता है, स्टार्टिंग टुडे जो मेडिसिनल किंग बैली है वो एक्सप्लेड कर दी जाती है। जो 8 होली लैंड्स और ग्रेट सेक्ट हैं उनमें से उसे हटा दिया जाता है। वो अब एक नॉर्मली यहाँ पर ब्रांच बन चुकी थी। जो बैली के अंदर लोग थे वो कहने लगते हैं, ये तो सच में यूयोन है, वो अभी तक यहाँ पर मरा नहीं। जो डीमन लॉर्ड यूयोन है वो वापस आ चुका है। तभी जो यहाँ पर सिस्टम थी वो पॉपअप हो जाती है। उसे मिशन कंप्लीट करने के लिए 20 लाइफ स्पैन दे दिए जाते हैं। साथ ही में उसने 3 विलन्स को मारा था। इस तरीके से उसे 3 प्लस पॉइंट और भी दे दिए जाते हैं। तो जो एम्परर था वो कहने लगता है, तो अच्छा ये इस तरीके से काम करता है, विलन को मारने के बाद मुझे एक्स्ट्रा जो एडिशनल पॉइंट है वो भी मिल सकते हैं, लेकिन वो एक को मारने के लिए एक ही मिलने वाले हैं। इंडीड काफी ज्यादा डिसेप्टेड सिस्टम है पूरी हिस्ट्री में। अगर एक वर्ड में यहाँ पर कहूँ तो ये सिस्टम काफी ज्यादा स्टंगी है। लेकिन तभी यहाँ पर आसमान से किसी की आवाज आती है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई, तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा एरोगेंट बनने की कोशिश की है। पहले तुमने जो सुप्रीम रिवाइवल एलेक्सर है उसे चुराने की कोशिश की, तुमने मेरे सेक्ट के एल्डर को यहाँ पर मार दिया। साथ ही में तुमने हमारी जो मेडिसिनल किंग बैली थी उसे 8 होली लैंड और ग्रेट सेक्ट से भी डिस्पेल कर दिया। आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई, भले ही तुम डेमीगॉड क्यों ना हो, पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें मुझे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आज जरूर से देनी होगी।
जिसके बाद हमें बताते हैं आसमान में एक बंदा अपीयर हो जाता है जिसने अपने धर्मा बॉडी को भी कंडेंस करके रखा था, जो कि एक मर्सीफुल सेंट एसेंस होता है। जो युंजी होती है वो कहती है ये तो अच्छा यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि ये बंदा यहाँ पर मेडिसिनल किंग बैली के 3 सेंट में से एक है। लोग तो यहाँ पर ये भी कहते हैं जो इसकी फिजिकल रिल्म है वो इंटरमीडिएट लेवल ऑफ सेंट पर भी पहुंच चुकी है। मुझे तो डर है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो अभी यहाँ पर सेंट के पीक पर पहुंच चुकी होगी इसके कारण, क्योंकि जो इसकी धर्मा बॉडी है वो एक ब्लेसिंग के समान है। जो जाओली होती है वो कहने लगती है कि आखिरकार ये क्या है, जो मर्सीफुल सेंट एसेंस है और जो धर्मा टाइप की बॉडी यूज की है वो आखिरकार क्या है। तो वो बताने लगते हैं जो एसेंस ऑफ ऑल लिविंग बींग्स होती है वो इस रेडियस के अंदर मौजूद होती है। इस कारण से 30 माइल्स के अंदर जो भी यहाँ पर बॉडी है उसकी जो पावर है वो उसे ड्रेन कर सकता है और अपनी एम्परर रिल्म बंदे को भी उन पावर के जरिए हराने की कोशिश कर सकता है। वो इसमें यहाँ पर सक्सेसफुल भी हो सकता है। मुझे एक बार याद है कि जो सीक्रेट स्ट्रक्चर से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था जब जो एल्डर बांग मेडिसिनल किंग बैली के यहाँ पर इंचार्ज हुए करते थे, आखिरकार इसको ये अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिली इस टेक्निक को कल्टिवेट करने की, और आखिरकार वो इस स्टेट तक ऐसे कल्टिवेट कैसे कर सकता है। जो डीमन लॉर्ड मतलब कि जो डीमन एम्परर यूयू था वो भी सोचने लगता है कि मर्सीफुल सेंट एसेंस एक धर्मा बॉडी, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मोस्ट हेवनली धर्मा बॉडीज होती हैं उनके जो एसेंस होता है जो मर्सीफुल सेंट एसेंस है उसे एवॉल्व कर एक जो रेमिनेंट एंशिएंट धर्मा बॉडी है उसे क्रिएट किया गया। जो सो कॉल्ड पावर हाउस सेंट और एंसेस्टर थे उन्होंने उस फ्रेगमेंट को यूज करने के बाद और उसे इंटीग्रेट करने के बाद एक अलग ही प्रकार की जो एंशिएंट और जो सुपर धर्मा बॉडी है उसे क्रिएट किया। लेकिन जो तुम्हारी एंशिएंट धर्मा बॉडी है और जो सुपर धर्मा बॉडी है वो काफी ज्यादा फुल ऑफ वीकनेस से भरी हुई है। जो रियल धर्मा बॉडी है उसके कंपैरिजन में उसके एक अटैक को भी ये धर्मा बॉडी नहीं झेल सकती। अगर हम इसे यहाँ पर बेसिकली दूसरे शब्दों में समझे तो एक यहाँ पर ये आर्टिफिशियल शेप है जो कि यहाँ पर पेपर टाइगर के समान है जिसे कभी भी यहाँ पर आसानी से टॉर्न किया जा सकता है। जो बंदा था वो कहने लगता है यूयू तुमने तुम्हारे डिसाइपल को हमारे जो सुप्रीम एलेक्सर रिवाइवल एलेक्सर है उसे स्टील करने के लिए भी परमिशन दे दी, साथ ही में तुमने हमारे काफी ज्यादा एलेक्सर फर्नेस को भी तबाह कर दिया है। तुमने पूरी वैली में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा कर रखा है, साथ ही में हमारे मेडिसिनल किंग वैली के 3 एल्डर्स को भी मार दिया और जो मेडिसिनल किंग वैली की वैल्यू है वो काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसीलिए अगर तुम तुम्हारे डिसाइपल को मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुम्हारी लाइफ को यहाँ पर एक एपोलॉजी के तौर में माफ करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी जो पूरी बॉडी है उसे एक साथ छोड़ने के लिए बारे में भी सोच सकता हूँ। अगर तुम अपने नंबर 1 टाइटल को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहते हो 8 होली लैंड के अंदर तो तुम अपने डिसाइपल को मेरे हवाले कर दो। लेकिन जो एम्परर था वो कहने लगता है नंबर 1 पर्सन इन 8 होली लैंड, तुम्हें क्या लगता है इस टाइटल के लिए मैं अपने डिसाइपल को इस मेरी रेपुटेशन के लिए यहाँ पर बैटरी करने वाला हूँ। मैं तुम जैसे पर्सन के भी लिए तुम जैसे पर्सन्स के समान बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिसके बाद वो बंदा कहने लगता है यूयू तुम्हें इतने ज्यादा प्रिटेंड करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो डिवाइन रिल्म के नीचे कल्टीवेटर होते हैं उनकी जो कल्टीवेशन होती है मतलब की जो लाइफ स्पैन होती है वो बस 2000 ईयर्स ही होती है ज्यादा से ज्यादा, और तुम्हारी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा एक्सटेंड हो चुकी है। तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर एलिजेगर के जरिए रिप्लेस करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज्यादा बर्न हो चुकी है और तुम अब क्रिपल के समान है और कुछ ज्यादा भी नहीं हो। इसी कारण से तुमने अभी इस पावर को दिखाने के लिए किसी फॉरवर्डन टेक्निक को यूज किया है जो कि यहाँ पर किसी भी कल्टीवेटर की पावर को शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और तुम्हारी जो पावर थी वो दोनों ही अटैक को यूज करने के बाद काफी ज्यादा कम हो चुकी होगी। साथ ही में तुम्हारी जो कल लोटस फीट पे लड़ाई हुई थी 3 मेजर फ्रिक्शन के साथ उसने भी तुम्हारी बहुत ही ज्यादा पावर को डिप्लीट कर दिया था, और मुझे नहीं लगता कि अब तुम मुझसे यहाँ पर फाइट कर सकते। जो एम्परर था वो सोचने लगता है ऑल्दो इसने जो मेरे यहाँ पर शॉर्ट टाइम कल्टीवेशन के बारे में यहाँ पर सही से गेस कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम पूरी तरीके से यहाँ पर सही नहीं हो। तुमने यहाँ पर जो वैल्यू लगाई है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा रॉन्ग है, लेकिन तुम्हारा जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही बैठता है। वो आगे कहने लगता है कि इंडीड जो मेडिसिनल किंग वैली के 3 सेंट थे तुमने यहाँ पर करेक्टली मेरी यहाँ पर जो ट्रू कल्टीवेशन है उसे डिटेक्ट कर लिया, लेकिन तुमने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया है। मैं यहाँ पर 9th लेवल ऑफ दाओरिल्म पर नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर अभी रिइंकार्नेशन लेवल पर हूँ। इस बात को सुनने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और यूयू को सोचकर देखने लगता है कि उसका जो ऑरा निकल रहा है वो यहाँ पर नो वंडर यहाँ पर रिइंकार्नेशन लेवल पर है, जो कि मेरे एक डिसाइबल भी पहुंच चुका है। लेकिन आखिरकार उसके पास अभी जो उसने स्ट्रेंथ शो की है वो इतनी ज्यादा कहाँ से आ सकती है, क्या वो यहाँ फिर उसके पास अभी भी और भी ज्यादा ट्रम्प कार्ड मौजूद हैं। उसी बारे में सोच रहा था और कहता है मुझे उसकी पावर को अभी चेक करने लेना चाहिए और उसके पास कितने ज्यादा ट्रम्प कार्ड बचे हैं मुझे उसे भी यहाँ पर रिवील करना होगा। वो कहने लगता है सिंस तुम इतने ज्यादा सब्बर तुम्हें और तुम्हारे जो दोनों डिसाइपल है उन्हें साथ में तुम्हें यहाँ पर मार देना होगा।
भाई अपने एक पावर को यहाँ पर यूज करने लगता है। जो ज़ोली थी वो कहने लगती है मास्टर आपको यहाँ पर संभल कर रहना होगा। तो जो डीमन एम्परर यू होता है वो कहने लगता है कि तुम्हारी काफी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये काफी ज्यादा पिटी की बात है, तुमने काफी ज्यादा लो क्वालिटी की कल्टीवेशन को यूज करने के बाद इस धर्मा बॉडी को क्रिएट किया गया है। अनफॉर्चुनेटली इसकी जो लेवल है वो काफी ज्यादा कम है और एक ये यहाँ पर कॉपीड वर्जन जो ओरिजिनल धर्मा बॉडी है वो उसके एक अटैक को भी यहाँ पर नहीं झेलने वाला। हम देखते हैं जो एम्परर यूइन था उसने यहाँ पर अपने 1 पॉइंट लाइफ स्किन को घटाकर द 10 डायरेक्शनल हेवन एंड अर्थ धर्मा बॉडी को यूज करने लगता है, जो कि ओरिजिनल धर्मा बॉडी थी और जो उस बंदे की धर्मा बॉडी से कहीं ज्यादा पावरफुल लग रही थी। उसे देखकर तो वो भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहने लगता है ये तो एंशिएंट धर्मा बॉडी है जो कि 10 डायरेक्शनल ऑफ हेवन एंड अर्थ है और उसके एक ही अटैक के कारण हम देखते हैं उसकी जो मर्सीफुल सेंट एसेंस थी वो एक ही अटैक के साथ यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो एम्परर यूएन की धर्मा बॉडी थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। जो दोस्त के दोनों ही डिसाइपल थे वो कहने लगते हैं मास्टर की जो धर्मा बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जो सेकंड डिसाइपल थी वो कहने लगते हैं जो मास्टर हमेशा एक ही मूव को यूज करते हैं, लेकिन वो इस मूव में भी कभी भी फेल नहीं होते। जो सेंट था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। धर्मा बॉडी के डिस्ट्रॉय होने के कारण उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। वो कहता है नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार तुम इतनी ज्यादा ट्रू धर्मा बॉडी जो कि काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट मानी जाती हैं और उस तो जो एंशिएंट टाइम से ही यहाँ पर इन टेक्निकों को कोई भी यूज़ नहीं कर पाता, बल्कि तुम्हारी कल्टीवेशन के हिसाब से तुम इनका यूज़ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन तुम इतनी ज़्यादा पावरफुल धर्मा बॉडी को पजेस करने के बाद उसे यूज़ कैसे कर सकते हो। वो कहने लगता है क्या तुमने यहाँ पर किसी भी फॉरबिडन ड्रग्स को या फिर फॉरबिडन टेक्निक को यूज़ किया है। इन टेक्निक को यहाँ पर यूज़ करने के लिए जो डीमन एम्परर यूएन होता है वो कहने लगता है तुम्हें इस को यहाँ पर अभी फिगर आउट कर लोगे। मेरी पावर को यहाँ पर टेस्ट करने के बाद तुम्हें यहाँ पर अंडरवर्ल्ड में पहुंच जाओगे तो तुम किंग ऑल ऑफ हेल से पूछ सकते हो आखिरकार मैंने किस पावर को यहाँ पर यूज किया था। वो अपनी धर्मा बॉडी से सेंट के ऊपर अटैक करने के लिए कह देता है। सेंट कहता है मेरे पास मत आओ, मुझे यहाँ पर छोड़ दो। लेकिन तभी आसमान में एक फॉर्मेशन बनने लगता है और वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हो जाते हैं जो कि मेडिसिनल किंग बैली के एल्डर्स होते हैं। वो कहने लगते हैं यो तुमने काफी ज्यादा यहाँ पर तबाही मचा ली है। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम्हें इतने ज्यादा अननेसेसरी स्ट्रगल को करने की कोई भी जरूरत नहीं, जबकि तुम्हें यहाँ पर मरने वाले हो। जो पहला वाला सेंट होता है वो कहने लगता है सीनियर ब्रदर ने एक्चुअली यहाँ पर जो माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है उसे एक्टिवेट कर दिया है। जो मेडिसिनल किंग वैली है उसका जो यहाँ पर फॉर्मेशन है वो 1000 ऑफ ईयर से बना हुआ है, जो कि यहाँ पर पॉइजनस बुद्ध भोगा सोल लॉकिंग फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर हमारे एंसेस्टर ने बनाया था, जो कि यहाँ पर ड्रेमिगोल्ड रिल्म को यहाँ पर अचीव कर चुके थे। वो फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम अपनी कल्टीवेशन के साथ उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और वो कुछ और इसके बारे में यहाँ पर बताते हैं उनकी मेडिसिनल किंग बैली। और यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है फलाना ने ढिमका उसके बारे में मैं नहीं बता रहा। हम देखते हैं भाई फॉर्मेशन का यूज करने के बाद काफी ज्यादा वो स्नेक या फिर जो ड्रैगन्स थे वो निकलने लगते हैं। जो एम्परर यूज था वो कहने लगता है पॉइजनस धर्मा भोगुआ सोल लॉकिंग फॉर्मेशन। ये तो काफी ज्यादा फेमिलियर नेम है। अगर मैं यहाँ पर अच्छे से याद रखा हूँ तो किसी ने मुझे यहाँ पर इसी बारे में पूछने के लिए मेरे लोटस वैली में आया था, जो कि रात में पूछा था, इस फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहता था। मैंने इस फॉर्मेशन के बारे में उसे लेआउट दिया था। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम जूनियर्स को इसके बारे में पता ही नहीं। आखिरकार तुम्हारा जो सीनियर था उसने अपनी आधी जिंदगी और आधी जिंदगी की कल्टीवेशन को इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर लगा दिया। लेकिन चलो छोड़ो, मैं ही तुम्हें यहाँ पर बता देता। उस सीनियर के यहाँ पर नाम बांग हैंग था। आगे तीनों में से एक सेंट कहता है जो बांग हैंग था वो हमारे सेक्ट का पास्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी सेक्ट लीडर था। अगर हमारे एंसेस्टर ने उसे क्वालिफाई और अप्रिशिएट नहीं किया होता तो वो तो हमारे इनर सेक्ट का एल्डर बनने के लायक भी नहीं था। साथ ही कहने लगता है ये हो तुम काफी ज्यादा 1000 ईयर से अलाइव हो। अगर तुम्हें यहाँ पर बातों को फेंकना ही था तो कम से कम तुम्हें एक अच्छे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को पढ़कर आना था हमारे मेडिसिन किंग बैली के लिए। तभी जो दूसरा सेंट था वो कहने लगता है डीमन यू, साथ ही में तुम्हारा टैलेंट भी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तुम अपनी जनरेशन के हीरो भी कहलाते थे और तुम्हारी पीक पावर के साथ तुम पूरी दुनिया में मतलब कि जो 8 होली लैंड्स है उनमें नंबर 1 पर्सन भी कहलाते थे। लेकिन ये काफी ज्यादा पिटी है, तुम अपने एंड ऑफ लाइफ पर आ चुके हो। लेकिन तुम्हारा जो युद्ध का टेम्परामेंट है वो अभी भी बिल्कुल बरकरार है। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि
क्योंकि तुम्हें तो मालूम ही होगा पर्सन का जो टेम्परामेंट होता है वो उसके एबिलिटी से कहीं ज्यादा होता है और ये तुम्हें बड़ी आसानी से मारने के लिए भी काफी है। तो डीमन एम्परर ईयू कहने लगता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, मुझे तो अपने धर्मा बॉडी को भी यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं। और भाई अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। आगे वो बोलता है कि मेरी स्वॉर्ड की पावर से जो मैं की रिल्म और रीइंकार्नेशन पे हूँ, मैं तुम्हारे जो सो कॉल्ड माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है उसे बड़ी आसानी से ब्रेक कर सकता हूँ। लेकिन जो सेंट्स होते हैं उन्हें एक काफी ज्यादा मजाक लग रहा होता है। लेकिन जो एक सेंट था वो कहता है कि सीनियर ब्रदर तुम्हें इतना ज्यादा उसके साथ बकवास करने की कोई भी जरूरत नहीं और तुम्हें जल्द से जल्द जो पॉइजनस ड्रैगन है उन्हें बेक कर लेना चाहिए। वो तीनों सेंट मिलकर अपनी पावर का यूज करने लगते हैं जो कि फॉर्मेशन को ऑपरेट कर रहे थे। इसके बाद भाई पॉइजनस ड्रैगन को उसके अंदर से समन कर लेते हैं जो सीधे ही एम्परर डीमन ईयू के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो भी अपनी एक ही स्वॉर्ड के साथ उस पूरे फॉर्मेशन को तबाह कर देता है, जिस वजह से तीनों सेंटों को भी काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है क्योंकि वो ही लोग उस फॉर्मेशन को मेंटेन करके रखे थे। उन्हें भी काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है। पूरे आसमान में यहाँ पर एक्सप्लोजिव होने लगते हैं। वो सेंट काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और कहने लगते हैं उसने एक्चुअली में वो काफी ज्यादा अमेजिंग उसकी कल्टिवेशन रीइंकार्नेशन रिल्म पर होने के बावजूद वो 1000 ईयर ऑफ ओल्ड माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन जो कि मेडिसिन किंग वैली के ऊपर बना था उसे सिर्फ एक ही अपनी स्वॉर्ड के स्विंग में खत्म कर दे सकता है। साथ ही में उसने जो 8 पॉइजनस ड्रैगन थे उन्हें भी इंस्टेंटली खत्म कर दिया। उसकी जो पावर है वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। अगर ऐसा लगता है अभी जो उसने कहा था कि जो फॉर्मेशन है वो उसके द्वारा ही यहाँ पर बनाया गया है, ये बात सच भी हो सकती है। लेकिन जो पहले वाला सेंट था वो कहने लगता है ये काफी ज्यादा जोक है। हमारी जो 1000 ईयर्स ऑफ ओल्ड मेडिसिनल किंग वैली है वो एक्चुअली में यहाँ उसके द्वारा बनाया गया है, बल्कि हम तीनों ने अपनी पावर को मिलाकर हमारे सारे इफेक्ट को मिलाकर माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन की भी पावर को मिला दिया था। लेकिन फिर भी हम उसे यहाँ पर नहीं मार पाए। ये तो मैं यहाँ पर कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि हमारा जो ग्रेट फॉर्मेशन है वो एक्चुअली एनिमी के द्वारा हमारे माउंटेन के ऊपर बनाया गया था। वो काफी ज्यादा जोरों से चिल्ला रहा था, वो पागल हो गया था। वो हंसते हुए कहता है कि मेडिसिनल किंग वैली यहाँ पर आज तो तबाही होने वाली है। जो दोनों सेंट थे वो बड़े ही अच्छे तरीके से अपने एक्सप्रेशन को बदल लेते हैं। वो कहने लगते हैं मुझे कभी भी मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था जो बाल्डर बांग है वो इतने ज्यादा कैपेबल हो सकते हैं और ऐसा लगता है कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो पूरी एंटायरली यहाँ पर सच नहीं है। जिसके बाद वो कहने लगता है अगर वो सीनियर यूनियन के ये नहीं होता तो हमें ये यहाँ पर जो एल्डर बांग हैंगे उनके ट्रुथ के बारे में कभी भी नहीं पता चलता और हमें यहाँ पर हमेशा फूल बनाकर रखा जाता क्योंकि जो सीनियर बैंक की रेपुटेशन थी वो पूरे लाइफ टाइम में काफी ज्यादा पिटफुल थी। देख पाते हैं कि वो ये उनको यहाँ पर मस्का लगाने की कोशिश कर रहे थे। वो आगे कहता है ऐसा लगता है कि पहले जो 3 लैंड की डिफीटिंग थी वो कोई तुक्के से नहीं हुई थी, बल्कि उनने हमारे मेडिसिनल किंग वैली के 3 एंटर को भी मार दिया था। साथ ही में जो रेड लोटस कर्मा फायर टिक था वो कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि उसने कोई भी फॉरवर्डन ड्रग ना ही कोई फॉरवर्डन टेक्निक को यूज किया था। और जो उसकी धर्मा बॉडी है 10 डायरेक्शनल हेवन एंड अर्थ वो भी रियल की है। साथ में उसकी जो पावर है स्वॉर्ड रिल्म पर वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसने एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक से 8 ड्रैगन को मार दिया और फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। और इसे देखकर क्या तुम्हें लगता है कि ये इतनी ज्यादा पावर कोई यहाँ पर मरने वाला पर्सन अनलीज कर सकता है? वो कहने लगते हैं ये तो सच में यूएन है, ये तो बिल्कुल पहले के समान है जैसा वो बचपन में मतलब की जो युद्ध में हुआ करता था। ओनली वो ही यहाँ पर ये सारी चीजों को कर सकता है और उसे कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। भले ही वो यहाँ पर मरने वाला क्यों ना हो, उसकी पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है। हम लोग बस एक ही चीज यहाँ पर कर सकते हैं जो कि टाइम को डिले कर सकते हैं। वो जब यहाँ पर खुद ही मर जाएगा तभी वो यहाँ पर मर सकता है, कोई उसे और नहीं मार सकता। लोग कहने लगते हैं हमें टाइम को डिले करते हुए वेट करना चाहिए। जो हमारे एंशिएंट सेक्ट एंसेस्टर हैं उन्हें अपने सेक्युलरिज्म से बाहर आना चाहिए, जो कि एम्परल रिल्म के पावर हाउस है। उन्हें डेमीगॉड लेवल से फाइट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो यहाँ पर सीनियर यूओ का काफी ज्यादा थैंक्स, क्योंकि हमने बहुत सारे प्यूपल्स को ऑफेंड करके रखा था और जो सीनियर की ओल्ड फ्रेंडशिप है एल्डर बांग के साथ काफी ज्यादा अच्छी है। और वो कहता है कि हमारे फॉर्मर एल्डर के सेक के लिए आप हमें यहाँ पर जाने दे सकते हैं। हम जो जूनियर्स है उनके सिन को आप माफ कर सकते हैं। तभी जो यहाँ पर 5th सिस्टर थी वो कहने लगते हैं एंडल वार उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को मेडिसिनल किंग वैली के लिए डेडिकेट कर दी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि जो मेडिसिनल किंग वैली है उसके अंदर इतने ज्यादा इंडिशियस लोग रह सकते हैं। ये काफी ज्यादा डिटेफुल हाइपोक्रिटिकल पीपल हैं। और इससे पहले वो सारे के सारे लोग यहाँ पर फाइटिंग और किलिंग की बात कर रहे थे, लेकिन इसके सिचुएशन को पलट जाने के बाद अब वो काफी ज्यादा फ्लैटरी वर्ड का यूज कर रहे हैं। ये तो मुझे देखने के लिए काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग है। जो
युनजी थी वो भी कहने लगती है कि ये कितने ज्यादा हाइपोक्रेट हैं, इन्हें तो अच्छी तरीके से इरेडिकेट कर देना चाहिए, इन्हें परमानेंटली एलिमिनेट कर देना चाहिए जिससे फ्यूचर में और भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो सके। तभी जो एम्परर युयुन था वो कहने लगता है, युयुन मैं हमेशा ही एक प्रिंसिपल को ऑफेंड करके सकता हूँ, मैं किसी को भी पहले ऑफेंड नहीं करता, लेकिन अगर मुझे कोई ऑफेंड करता है तो मैं उसे यहाँ पर बख्शता भी नहीं, इसलिए तुम तीनों को तो यहाँ पर मरना होगा। वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। वो भागने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन डीमन एम्परर युयुन की जो धर्मा बॉडी थी उसके एक ही अटैक के साथ वो सारे लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। और युयुन कहने लगता है कि आज के बाद यहाँ पर मेडिसिनल किंग वैली के अंदर कोई भी हाइपोक्रेट नहीं बचा है, जिसके बाद सिस्टम उसे बताता है उसे कंप्लीट करने के बाद 20 पॉइंट दे दिए जाते हैं। साथ ही में सेंट रेल्म के 3 विलन को उसने मार दिया था, जिस वजह से उसे 6 पॉइंट दिए जाते हैं। इस बार जितने ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर को हम मारते हैं हमें पता चलता है उसके पॉइंट इतने ही बढ़ते जाते हैं। पहले उसने 3 एल्डर को मारा था जिसकी वजह से 1 पॉइंट के बदले उसे 1 पॉइंट मिला था, लेकिन इस बार एक बंदे को मारने के बाद 2 पॉइंट मिले थे और 3 बंदों को मारने के बाद 6 पॉइंट हो चुके थे, जो कि ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ स्पैन को बढ़ा देते हैं। और वो ये भी बताती है सक्सेसफुली एंशिएंट बॉडी धर्मा बॉडी को परफॉर्म करने के बाद उसकी जो 10 डायरेक्शनल एंशिएंट धर्मा बॉडी थी उसे भाई नॉर्मली राइज कर सकता है, और साथ ही में उसकी पावर थी वो भी बढ़ जाती है। अब भाई 9th रेल्म ऑफ दाओ पर पहुंच चुका था, जिसके बाद जो मेन क्वेस्ट था वो भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा चलने वाला था। उसके बारे में हमें सिर्फ थोड़ा ही बताते हैं। जो उसके सारे डिसाइपल हैं जो उसकी कमांड में मौजूद है उन्हें उसे जस्टिस दिलाना है, जो भी कुछ उसके डिसाइपल ने यहाँ पर सफर किया है। वो कहने लगता है फाइनली मैं भी मेन क्वेस्ट के बारे में यहाँ पर सोच रहा था, और मेन क्वेस्ट यहाँ पर मेरा लॉन्ग टर्म ड्रीम है, मैं उसे जरूर से पूरा करके रहूंगा। जिसके बाद वो कहता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, जो ओल्ड मैन युयुन है, सिंस तुम्हारी बॉडी को मैंने टेक ओवर कर लिया है। वो अपनी ओरिजिनल बॉडी के मालिक से कह रहा था मैं कभी भी तुम्हारे सेक्ट को और जहाँ तक जो तुम्हारे इंडिविजुअल बुली डिसाइपल हैं का भी मैं यहाँ पर अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ। मैं डेफिनेटली 8 होली लैंड और ग्रेट सेक्ट हैं, मैं उन्हें एक के बाद एक यहाँ पर फिर से रिक्लेम करने वाला हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ग्रेट हॉल ऑफ 8 होली लैंड एंड स्टार मून लैंड पर दिखाते हैं। यहाँ पर 3 लोग यहाँ पर चेयर पर बैठे हुए थे। एक बंदा खड़े होता है, वो कहता है कि 8 होली लैंड मिलकर यहाँ पर डीमन युयुन को कुछ हद तक ऑफेंड करने की कोशिश की थी। उसके जो 8 डिसाइपल हैं उनके साथ किसी न किसी का गर्ज बना हुआ है। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर और कंबाइन कर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें फेल हो गए। साथ ही में जो डीमन यू है उसकी स्ट्रेंथ रिकवर हो चुकी है और हमारे मेडिसिनल किंग बैली ने काफी ज्यादा सहा है। उसने ब्रूटली उसे काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है। बंदा मेडिसिनल किंग बैली में से कोई एक पर्सन था। साथ ही में वो उन तीनों से कहता है कि उसका जो नेक्स्ट विक्टिम है तुम तीनों में से यहाँ पर कोई हो भी सकता है। जिसके बाद जो एक बंदा था हमें बताते हैं, वो कहने लगता है तुमने उस काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट करके रखा है। उसकी जो लाइफ स्टार है वो पहले ही हमने देखा था, वो ऑलरेडी फॉलन हो चुका है और उसकी जो प्रॉब्लम पावर है वो कुछ ही समय तक के लिए है। भले ही वो अभी जिंदा क्यों ना हो, लेकिन वो काफी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला। तभी जो दूसरा बंदा था वो कहने लगता है जो मेडिसिनल किंग बैली है वो इसी वजह से डिस्ट्रॉय हुई है क्योंकि तुम लोग काफी ज्यादा वीक हो। नॉट टू मेंशन युयुन जो इवन सुप्रीम एल्डर है हमारे ड्रैगन क्लैन का, वो उसे बड़ी आसानी से डर सकते थे और तुम्हारी जो मेडिसिनल किंग बॉली है उसे तो बड़ी ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये तो बस यहाँ पर ये बात है कि तुम्हारे जो लिटिल सेक्ट है उसके लिए जो 8 होली लैंड और ग्रेट सेक्ट हैं उनके अंदर अपना जो फुटहोल्ड करना वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला था, क्योंकि ना ही तुम्हारे पास कोई सीक्रेट टेक्निक है, ना ही तुम्हारे पास जो मेडिसिनल की इतनी ज्यादा अच्छी स्किल है। तुम्हें क्या लगता है, तुम इस बारे में क्या नहीं सोचते? और जो उस बंदे का नाम याओ बूचेन होता है वो कहता है कि तुम्हें हमें यहाँ पर आने के बाद बॉर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं, और तुम्हारे पास अगर इतना ही समय है हम लोगों के बारे में बरी करने का और जो 8 मेजर सेक्ट है उन्हें यहाँ पर बॉर्न करने के लिए, तो तुम्हें यहाँ पर साइकोलॉजी में क्यों नहीं चल जाते? कल्टिवेट करने के बाद तुम उसका बदला भी ले सकते हो। जो बूचेन था वो चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी हमें तीसरा बंदा दिखाया जाता है जो कि एक लड़की होती है। वो कहने लगती है जैसे कि पेट्रिया चियाओ ने कहा है जो यू है वो संभाट कुछ कैपेबल होगा, लेकिन वो उसके लिए काफी ज्यादा जाएगा। अगर वो हमारे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हमारे जो होली लैंड और जो सेक्ट है वो फोर्स को मिलकर जैसे एक कैजुअल कल्टिवेटर के लिए फाइट करें तो ये हमारी इमेज के लिए काफी ज्यादा अच्छा नहीं है। वो आगे कहने लगती है, वो बंदा तो वैसे भी अपनी लाइफ और उसकी जो
सेक्ट है उसके अंदर उसकी कोई भी फैमिली नहीं है। हमें उस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उसकी जिंदगी है वो बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। जिसके बाद उनका जो पैट्रियार्च होता है वो कहने लगता है कि याओ तुम्हें ऐसा मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा स्कैर्ड हो, क्योंकि जो यूएन और तुम्हारे जो मेडिसिन किंग वैली का बांगहन था उनकी रिलेशनशिप कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। इस कारण से यूएन ने तुम्हारे जो माउंटेन फॉर्मेशन था उसे ब्रेक कर दिया और तुम्हें लगता है यूएन इस कारण से काफी ज्यादा कैपेबल है, लेकिन वो हमारे अंडर में कंपैरिजन में कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं है। सारे के सारे लोग हंसने लगते हैं और जो याओ बूचेन था उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। याओ बूचेन काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन वो इनका कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहने लगते हैं ये बंच ऑफ बास्टर्ड और जो 8 होली लैंड है तुम्हें यहाँ पर उससे अफरेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगली जो बारी है मुझे पक्का भरोसा है कि तुम लोगों में से किसी एक की ही होने वाली है। सीन्स हो जाता है और हमें यहाँ पर लोटस पीक के अंदर दिखाते हैं जिसने जो डीमन एम्परर यून था उसने जाओलू की जो हेल्थ थी उसके बारे में चेक कर रहा था। उसे लाइफ एक्सटेंडिंग पिल भी खिला देता है, वो उसके डेथ से तो प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन उसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ज्यादा समय लगने वाला था। वो कहने लगते हैं यूयो तुम्हें एक काफी ज्यादा अच्छा डिसाइपल मिला था। जिसके बाद हम देखते हैं जाओलू यहाँ पर जग जाती है। मास्टर उससे बताता है कि तुम्हें उठ जाना चाहिए, मुझे पता है कि तुम अपने टीचर को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा ईगर थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें ऐसा फिर से मिलता है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी ओल्ड लाइफ को प्रायोरिटीज देनी होगी। इसलिए तुम्हारे जो मास्टर यहाँ पर दुनिया में नंबर 1 वर्ल्ड में नंबर 1 है वो इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं मरने वाले, और अगर किसी चीज को तुम्हारे मास्टर सॉल्व नहीं कर सकते इस दुनिया में उस चीज के लिए यहाँ पर तुम्हें सेक्रीफाइस होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए कोई भी यूज में नहीं होने। जाओली थी वो मास्टर से चिपक जाती है और कहती है मास्टर मैं यहाँ पर समझ गई, लेकिन अगर दूसरी बार भी ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं फिर से यही चीज को करने वाली हूँ। इस पर जो यहाँ पर डीमन एम्परर यून था वो कुछ भी नहीं कह पाता। तभी यहाँ पर जाओजू होती है, वो आ जाती है और कहती है याओजू नाम था और कहती है जाओली यहाँ पर जग चुकी है। दिखाए जाते हैं जिनमें से एक ब्रदर कहने लगता है कि जो 5th सिस्टर है वो काफी ज्यादा नजदीक जो गेट ऑफ हेल है उससे बच के आई है। दूसरा ब्रदर भी कहने लगता है हाँ अगर ये मास्टर की जो ऑल मास्टर टेक्निक और उनकी प्रोफाउंड कल्टीवेशन के कारण नहीं होता तो वो कभी भी जो जूनियर सिस्टर के पॉइजनस स्मोक है उन्हें नहीं हटा सकते थे। इस कारण से जो जूनियर सिस्टर की बॉडी थी वो काफी ज्यादा इल होने वाली थी और वो यहाँ पर मारी भी जा सकती थी। तभी जो मास्टर था वो कहने लगता है कि जब मैं पहली बार जाओलू को यहाँ पर लेकर आया था और मैंने उसे अपने डिसाइपल्स के रूप में एक्सेप्ट किया था, वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी और बहुत ही ज्यादा छोटी भी थी, लेकिन मास्टर के तौर पर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं वो हर कुछ करूं जो मैं अपने डिसाइपल के लिए कर सकता हूं। और जो जाओलू थी वो काफी ज्यादा छोटी होने के कारण मैंने इतने साल उसे यहाँ पर पालने पोषने में लगाए हैं, आखिरकार मैं उसे कैसे नहीं बचाता। मैं तुम सबके लिए भी यहाँ पर ऐसा ही करने वाला था। जो सभी डिसाइपल्स होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जो सीनियर ब्रदर था तो वो सोचने लगता है कि मास्टर ने पहले कभी भी इतने ज्यादा बॉम्ब बर्ड को यूज नहीं किया है। ऐसा लगता है कि जो अब जब वो मरने वाले थे इस कारण से जो मास्टर की पर्सनालिटी है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुकी। तभी हम जाओलू को देखते हैं वो काफी ज्यादा शर्मा रही, लेकिन तभी वो बोलती है मास्टर मैं उस समय पे काफी ज्यादा यंग थी और इस कारण से मुझे बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। आप मुझे बताइए कि जो एल्डर बांग है वो आखिरकार कैसे मर चुके हैं और जो मेडिसिनल वैली के पीपल थे वो आखिरकार उन्हें ट्रेटर के रूप में क्यों कह रहे थे। जितना कि मुझे क्लियरली याद है एल्डर जो बांग हैंग थे वो काफी ज्यादा फेयर्स थे और मेडिसिनल वैली के लिए काफी ज्यादा लॉयल भी थे। मुझे ये चीजें कुछ समझ में नहीं आ रही। जो डीमोनिक यू था वो भी इसी बारे में सोचने लगता है और हमें बताते हैं उसकी कुछ पुरानी मेमोरी के बारे में। जब जो डीमोनिक यू चिल्ला रहा होता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ, तुम्हारी इतनी ज्यादा हालत खराब कैसे हो चुकी है। और जो जाओली थी वो भी काफी ज्यादा छोटी थी उस समय पे। एल्डर बांग है काफी ज्यादा खांस रहा था और उसकी हालत बहुत ही सच में खराब दिख रही है। वो कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरा जो टाइम है वो काफी ज्यादा नजदीक आ तो जा रहा है और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है ताकि जो जाओली को मैं तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट कर सकूं। लेकिन जो डीमोनिक यू था वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें मेरे टेम्पर के बारे में तो पता है कि मुझे जो सीक्रेटिव चीजें हैं वो इतनी ज्यादा पसंद नहीं है। तुम यहाँ पर साफ साफ कहो कि तुम क्या ना क्या चाहते हो। तो जो एल्डर बांग था वो फिर से खांसते हुए कहने लगता है कि मेरे पास यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं थी। जो हमारे इतने साल की फ्रेंडशिप है उसके सेक के लिए मैं तुमसे वीक मांगता हूँ, इसलिए तुम जाओलू को अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लो और जो बाकी की सारी चीजें हैं उनके बारे में बिल्कुल भी मत पूछो। अगर तुम मेरे बारे में कोई भी यहाँ पर न्यूज सुनते हो फ्यूचर में तो उसे अपने दिमाग पे बिल्कुल
बिल्कुल भी मत लेना। तो जो डीमोनिक यू था वो थोड़ा सोचने लगता है, लेकिन फिर कहता है चलो मैं तुम्हारी बातों को समझ चुका हूँ, और जो जाओलू को वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है। और अब हम करंट में आ जाते हैं। वो कहने लगता है बाद में मैंने सुना कि जो बांग हैंग था उसके जो लॉर्ड ऑफ ग्रीन क्लाउड होली लैंड है उसके द्वारा मार दिया जाता है, क्योंकि जो उसकी सेल्फिश डिजायर थी वो काफी ज्यादा थी। इस कारण से जो यहाँ पर फेमस डीमोनिक पॉट प्लेग था वो पूरी तरीके से फैलने लगा था, और ये यहाँ पर बांग हैंग के कारण हुआ था। लोग इसी बारे में कह रहे थे, इसीलिए जो मेडिसिनल किंग बैली थे उसने यहाँ पर सेक्ट से निकाल दिया गया, और मेडिसिनल किंग बैली ने ग्रीन क्लाउड होली लैंड के साथ में यहाँ पर हैंड को ज्वाइन कर लिया, ताकि जो विक्टिम्स थे उनके साथ वो फ्री ट्रीटमेंट करा सके। तभी जो यहाँ पर एक और सीनियर सिस्टर थी वो कहने लगती है डीमोनिक पॉट प्लेग, आखिरकार ये जो प्लेग है वो क्या है, वो हमें समझ में नहीं आ रहा, ये सीनियर ब्रदर कह रहे होते हैं। तो जो सीनियर सिस्टर थी वो बताने लगते हैं मैंने हैंडबुक में इस बारे में पहले पढ़ा था, जो कि काफी ज्यादा एक्सट्रीमली ट्रिबल प्लेग होता है, ये बहुत ही जल्दी फैलने लगता है, और साथ ही में उसमें यह भी लिखा हुआ था भले ही तुम कल्टिवेटर हो या फिर ऑर्डिनरी पीपल हो, तुम यहाँ पर इससे बिल्कुल भी इम्यून नहीं है। जो डीमोनिक पॉट प्लेग होता है वो सबके लिए इनफेक्टिव होता है, मतलब कि अगर तुम उसके कांटेक्ट में आ जाते हो तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। वो पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारे जो ब्लैक स्पॉट्स थे वो डेवलप होने लगते हैं, जो इतने ज्यादा पहले फेटल तो नहीं होते, लेकिन कैजुअली वो तुम्हें काफी ज्यादा फीवर के अंदर डाल देते हैं, जैसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। और जब जो ब्लैक स्पॉट पूरी बॉडी में यहाँ पर फैल जाते हैं, इस कारण से जो विक्टिम है उसे ब्लीडिंग होने लगती है, और काफी ज्यादा ब्लड लॉस के कारण वो यहाँ पर मारा भी जा सकता है, और इसका कोई भी इलाज उस टाइम पे मौजूद नहीं था। जितना कि मुझे याद है कि जो इस इंसिडेंट के दौरान जो पीपल थे ग्रीन होली लैंड के और मेडिसिनल किंग बैली के, वो हाईली रिस्पेक्टेड किए जाते थे, और उन्हें खुद के ऊपर काफी ज्यादा उस समय पे प्राउड हुआ करता था। लेकिन तभी जाओलू उठ जाती है और कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, जो एल्डर वांग हैंग है वो इस तरीके से डेफिनेटली कभी भी पर्सन नहीं थे, वो इस तरीके से नहीं कर सकते। जो सीनियर ब्रदर था वो कहने लगता है यहाँ पर कुछ न कुछ तो जरूर से गड़बड़ चल रही है, जो सेक्ट थी वो इतनी ज्यादा काइंड हार्टेड बिल्कुल भी नहीं हो सकती, जो कि यहाँ पर इतने सारे लोगों का जो फ्री ट्रीटमेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने। लेकिन तभी जो डीमोनिक यू था उसका जो सिस्टम है उसे यहाँ पर एक मैसेज भेजता है जिसमें लिखा होता है कांग्रेचुलेशन, तुमने यहाँ पर जो साइड क्वेस्ट है उसे अनलॉक कर लिया है। उसके अंदर उसे फाइंड करना था कि आखिरकार जो एल्डर बांग हैंग थी उनके डेथ के पीछे कौन सा ट्रुथ है। इस कारण से उसके अंदर जो साइड क्वेस्ट आने वाले हैं वो 6 स्टेज में आने वाले हैं, और इसको प्रोग्रेस करते ही उन्हें 100 बोनस पॉइंट भी दिए जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा थे। इस कारण से जो डीमोनिक यू था वो भी यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है और कहता है कि अब तक तो बहुत ज्यादा टाइम पास हो चुका है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है कि मैं जो एविडेंस है उन्हें जमा कर सकूं, लेकिन वेरी वेल मैं एक पर्सनल ट्रिप लगाने वाला हूं और जो ट्रुथ है उसे अनकवर भी करने वाला हूं। जो एल्डर बांग की डेथ है मैं उसे बेफालतू नहीं जाने दूंगा। आंगे डीमन यू कहता है कि जितना कि मुझे याद है जो एल्डर बांग हैंग थे वो एक ट्रूली सेंट कहलाते थे, यहाँ पर एब्सोल्युटली ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि उन्होंने ऐसी चीज यहाँ पर करके रखी हो। वैसे भी मैंने जो एल्डर मेडिसिनल किंग बैली के उन्हें ऑलमोस्ट वाइप आउट कर दिया है, तो यहाँ पर कोई भी थ्रेड आगे मौजूद नहीं है, तो हम वापस जाकर जो ट्रुथ है उसका पता लगा भी सकते हैं, इसलिए मुझे एक और ट्रिप को यहाँ पर करना होगा। तभी जो जाओलू थी वो कहने लगती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जो सीनियर ब्रदर थे वो कहने लगते हैं मास्टर आप अपनी इंजरी से सिर्फ अभी अभी रिकवर हुए हैं, लेकिन फिर भी आप ऑलरेडी टायरलेसली यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं, इस कारण से आप बहुत ही ज्यादा टायर हो चुके होंगे, इसीलिए आपके डिसाइपल को ये मौका दीजिए कि हम जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपके बिहाफ पे कर सकते हैं, और ये हमें भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं मास्टर को यहाँ पर तभी वापस आकर शक्ल दिखाऊंगा जब मैं इसका जो ट्रुथ है उसे अनकवर कर दूंगा। तो मास्टर कहने लगते हैं मैंने अपना माइंड पहले से ही बना लिया है, और पैसे भी तुम्हारे लिए मेरे पास और भी अच्छे जो इम्पोर्टेंट काम है वो तुम्हें करने हैं। साथ ही में जो जाओसी और जाओलू है वो भी अभी वापस नहीं आए, इसलिए मुझे डर है कि उनके कारण भी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर से होगी, तो मैं उनके ढूंढ के लेके आना होगा। वो आगे ये भी कहता है कि मेरे रिकवरी की न्यूज है वो पूरी जगह पे फैल चुकी होगी, क्योंकि मैंने मेडिसिनल किंग बैली के साथ जो किया है वो पूरे लैंड पे फैल चुका होगा। इसी कारण से किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे जो डिसाइपल्स हैं उनके ऊपर अटैक कर सके, लेकिन हमें जल्द से जल्द उन्हें लोटस पीक वैली के वापस लेके आना पड़ेगा। जो डिसाइपल्स था वो भी ये बात समझ जाता है। आंगे डीमन यू उसके दोनों डिसाइपल्स से और कहने लगता है कि तुम दोनों भी काफी ज्यादा हेवीली इंजर्ड हो चुके हो, इसीलिए तुम्हें अच्छे से रिकवर करना होगा। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तो तुम्हें जो लोटस पीक वैली है उसका भी ध्यान रखना होगा। वो दोनों भी समझ जाते हैं और आगे भाई जाओलू से कहता है, लेकिन जाओलू कहने लगते हैं
मास्टर, मैं तो आपके साथ यहाँ पर जाने चाहती थी। तो मास्टर कहता है नॉनसेंस, तुम्हारे इस स्टेट में आखिरकार तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो। लेकिन जो जाओली थी वो एक्टिंग करने लगती है और कहती है मास्टर मेरी बॉडी यहाँ पर फाइन है, मुझे कुछ भी नहीं होगा जब तक कि मैं मास्टर के यहाँ पर साथ में हूँ। और अगर मैं मास्टर के साथ जो ट्रूथ है उसे अनकवर करने के लिए नहीं चाहती तो मैं अपनी जो बॉडी है उसे यहाँ पर रेस्ट आसानी से नहीं कर सकती। इस कारण से मुझे आपके साथ चलना चाहिए। वैसे भी मास्टर बिना डिसाइपल के अकेले बाहर कैसे रह सकते हैं, इसलिए मुझे आपके साथ तो चलना चाहिए। तो आखिरकार जो डीमन यूथ है वो मान जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ आ सकती हो। इस कारण से जाओलू काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मेडिसिनल किंग वैली दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों पहुंच जाते हैं और उन्होंने अपना जो गेटअप है वो भी चेंज कर लिया था। जाओलू कहने लगते हैं मास्टर तो आप बहुत ही ज्यादा काइंड हैं, आप तो बिल्कुल मेरे ओल्डर ब्रदर के जैसे लग रहे हैं। लेकिन तभी जो डीमन यूथ है वो कहता है मेरी तरफ यहाँ पर हंसना बंद कर दो, क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम्हारे जो हॉर्न्स हैं तुमने वो अभी भी अलग नहीं किए हैं। वो उनको छीकर देखती है और उन्हें यहाँ पर अलग कर लेती है। आगे हमें मेडिसिनल किंग वैली के कुछ डिसाइबल्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं, वो बता रहा होता है कि मैं मेडिसिनल किंग वैली को छोड़ने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर इस वैली के अंदर कोई भी फ्यूचर नहीं है। जो एल्डर थे और जो 3 सेंट्स थे वो भी यहाँ पर मार दिए गए हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि आखिर उन्हें मारने वाला कौन था। और आगे ये भी कहता है कि जो माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन था वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये तो काफी ज्यादा पैथेटिक है और मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करता हूँ कि मैं मेडिसिनल किंग वैली में यहाँ पर रहा करता था, इसलिए हम सभी को वहां पर चले जाना चाहिए। तभी एक बंदा कहता है कि तुम इसे पैथेटिक कंसीडर कैसे कर सकते हो। जो यूनियो थी वो आफ्टर ऑल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो एक ग्रेट डीमन किंग यून नंबर 1 पर्सन है पूरी दुनिया का, उसके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर उससे कोई हार जाता है तो ये तो परफेक्टली नॉर्मल की बात है। तभी एक बंदा और कहने लगता है एग्जैक्टली जो डीमन लॉर्ड है वो काफी ज्यादा बिग है और ट्रूली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वो बंदा फिर से कहने लगता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम उससे जीत नहीं सकते तो आखिरकार उसे प्रोवोक करने की क्या जरूरत थी। तुम ही पहले जाकर उसे प्रोवोक करते हो और फिर बाद में फाइट करने के कारण तुम मारे जाते हो, तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है। जो करंट स्टेट है मेडिसिनल किंग वैली की वो काफी ज्यादा खराब है और जो हम 8 सेक्ट में उनमें से काफी ज्यादा नीचे आ चुके हैं। इसी कारण से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई और होप मौजूद है। मैंने तो सुना है जो ग्रैंड क्लाउड होली लैंड है वो न्यू डिसाइपल को रिक्वायर्ड कर रहे हैं जो कि हर 10 साल में एक बार होता है, इसीलिए मुझे अपने लक को ट्राई कर लेना चाहिए। शायद मैं इस सेक्ट को लीव करने के बाद उस सेक्ट में ज्वाइन कर सकता हूँ। जो मेडिसिनल किंग वैली है वो काफी ज्यादा टूट चुकी है और इसके आगे जाने का कोई भी तरीका नहीं है। तभी वहाँ पर एक और बंदा होता है, वो कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर लू काफी ज्यादा एक्सेप्शनली टैलेंट है। आखिरकार आप मेडिसिनल किंग वैली जब डिक्लाइन हो रही है तो तुम्हें यहाँ पर सच में इसे यहाँ पर छोड़ना चाहते हो। रेनेट सेक्ट में इतने सालों में तुम ज्वाइन नहीं कर सके और जब तुम ग्रीन क्लाउड होली लैंड में जाओगे तो तुम डेफिनेटली जो अटेंशन है उसे ग्रैब कर लोगे, इसीलिए हमें यहाँ पर तुम्हारे जैसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास तुम्हारे जैसा टैलेंट नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, जहाँ तक कि वो टीचर था। वो कहने लगता है यू गाइस यहाँ पर डिलीजेंटली कल्टीवेशन करने के बजाय तुम लोग यहाँ पर गॉसिप कर रहे हो। तुम इमीडिएटली यहाँ से अलग अलग हो जाओ और मुझे सारे लोग जो कल्टीवेशन करते हुए दिखाई देने चाहिए। वो सभी लोग जाने लगते हैं। वो बंदा कहने लगता है लू रोएंजा, शायद वो उसी रेड गाय का नाम होता है जिसके बाल रेड होते हैं। वो कहने लगता है ये तुम हो, सभी को यहाँ पर डिसरिस्पेक्टली हमारे सेक्ट को ज्वाइन करने से रोक रहे हो, मतलब इस सेक्ट को छोड़ने के लिए उकसा रहे हो। क्या तुम्हें यहाँ पर डर नहीं लगता कि जो सेक्ट के रूल्स हैं उनसे तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी। तभी वो कहने लगता है कि एल्डर लाओ, मैं यहाँ पर प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसी चीज नहीं करूंगा, प्लीज मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिए। तभी जो एल्डर था वो भी कुछ नहीं कहता और जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर डीमन यू आ जाता है। वो कहने लगता है मेडिसिनल किंग वैली काफी ज्यादा यहाँ पर डिक्लाइन होने वाली है। जो एल्डर लाओ की एक्शन थी वो काफी ज्यादा यहाँ पर सिर्फ शो ऑफ करने के अलावा कुछ भी नहीं थी। मुझे तो ऐसा डर लगता है कि तुमने एग्जैक्टली वही कहा जो वो एल्डर भी यहाँ पर सोच रहा था। वो भी ऑल्सो प्रिपेयर कर रहा है कोई अल्टरनेटिव पाथ को ज्वाइन करने के लिए। मुझे तो लगता है वो भी सेक्ट को यहाँ पर छोड़ना चाहता है। वो काफी ज्यादा यहाँ पर इजीली तुम लोगों को कल्टिवेट करने के लिए किसी अच्छे सेक्ट में ज्वाइन हो जाएगा। तभी जो रुइंजा होता है वो कहने लगता है सीनियर ब्रदर आप इतनी आसानी से क्लियरली उसे रीड कर सकते हैं। जो सीनियर ब्रदर हैं आपको देखकर ऐसा लगता है कि मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि हमारे जो सेक्ट है उसके अंदर आपके जैसा जो स्मार्ट पर्सन है वो भी यहाँ पर मौजूद होगा। जो जाओलू थी वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी और कहती है ये मास्टर बनने के काफी ज्यादा वर्दी हैं। तभी जो रुइंजा कहने लगता है कि लेकिन हम इतने कोल्ड वेदर में वापस बाहर यहाँ पर बात नहीं कर सकते, क्या सीनियर ब्रदर मेरे साथ आना चाहेंगे। वो लोग एक अलग ही प्लेस पर पहुंच जाते हैं और बातें करना चालू कर देते हैं। जो रुइंजा था वो कहने लगता है सीनियर ब्रदर आपका नाम क्या है। तभी वो बताने लगता है मेरा सरनाम यून है, मैं मेडिसिनल किंग वैली में 1 साल पहले ही यहाँ पर ज्वाइन हुआ था और जो मेरी साइड में बैठी है वो मेरी यंगर सिस्टर है। रुइंजा कहने लगता है सीनियर ब्रदर सरप्राइजिंगली बिल्कुल सेम जो सरनेम है वो शेयर करते हैं जो कि ग्रेट डीमन के साथ मौजूद है। ये तो काफी ज्यादा ट्रूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन तभी जो डीमन यूथ है वो चिल्लाने लगता है। वो कहता है अगर मैं सच बताऊं तो जो मेरा
लाइफ गोल है कल्टिवेट करने के लिए वो यही है कि मेरे पास जो ग्रेट डीमन योयोन है उसके जैसी जो ग्रेट स्ट्रेंथ है वो होनी चाहिए, जिसके बाद में जो ग्रेट डीमन है उसे यहाँ पर डाउन करने के बाद उसे एलिमिनेट कर दूंगा, क्योंकि वो पीपल को काफी ज्यादा हार्म करता है और जो पूरा मेनलैंड है उसके अंदर मैं काफी ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। जो जाओलू थी वो काफी ज्यादा हंसने लगती है, लेकिन तभी जो रोहिंजा था वो कहने लगता है गुड सीनियर ब्रदर, तुम्हारा जो एम्बिशियस है वो बिल्कुल मेरे यहाँ पर समान है, इसीलिए हमें टाउस्ट करना चाहिए एक ब्रदर होने के कारण। वो आगे बताने लगता है क्या तुम्हें पता है कि जो हमारा माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है वो भी ग्रेट डीमन के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाया। मैंने तो ये भी सुना है कि जो माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है वो एक्चुअली में एक ऐसे बंदे के द्वारा फॉर्म किया था जो कि एक्चुअली में एक डेमीगॉड रिल्म पर मौजूद था। ये तो मुझे विश्वास करने के लिए काफी ज्यादा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। तभी डीमन यू कहने लगता है कि क्या ये सच बात है कि जो मास्टर थे इस मेडिसिनल किंग वैली के वो डीमन ग्रेट यूयन के साथ काफी ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप थे। मैंने तो यहाँ पर सुना है कि जो जूनियर ब्रदर हैं वो काफी ज्यादा वेल इन्फॉर्म है। क्या तुम्हें यहाँ पर पता है कि जो सीनियर्स है यहाँ के वो क्या हाइड करके रखे हैं? तभी जो रोहिंजा था वो काफी ज्यादा चौड़ में आ जाता है और हंसते हुए कहने लगता है सीनियर ब्रदर की जो आंखें हैं वो काफी ज्यादा अच्छी हैं, उन्हें सब कुछ यहाँ पर मालूम होता है। वो बताने लगता है कि जूनियर ने यहाँ पर अपनी मिस्टेक को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है। तभी डीमन यू कहने लगता है आखिरकार तुम्हें यहाँ पर जो लीडर वांग हैं उनके बारे में कितना ज्यादा पता है? तो वो कहने लगता है जो मैंने सीनियर ब्रदर है आपको क्या थोड़ा क्लू है? तो मैं यहाँ पर ओपनली बारे में बात करता हूँ। हमने तो ऐसा सुना था कि जो हमारा माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है वो एस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर जो बांग हैंग कंसल्ट जो एल्डर बांग है उन्होंने जो ग्रेट डीमन किंग है उसके साथ कंसल्टेंट किया था। इसलिए ऐसा र्यूमर भी है कि जो लीडर है उसकी जो डीप फ्रेंडशिप ग्रेट डीमन किंग के साथ मौजूद थी, जो कि काफी ज्यादा एक्सट्रीमली डिस्प्लेस्ड किया जाता था। इसी कारण से जो एंसेस्टर थे उन्होंने उनकी पोजीशन को छीन लिया और जो सभी लोगों की ओपिनियन थी उसी के साथ लोगों को यहाँ पर कन्विक्ट कर दिया गया। और जो सेक्ट के पीपल हैं उन्हें इस चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन ये काफी ज्यादा पिटी है कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा गुड पर्सन कैसे हो सकते हो अगर ग्रेट डीमन तुम्हारा यहाँ पर दोस्त होने वाला है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद जो जाओलू थी वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तभी जो डीमन यू था वो उसे रोक लेता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है। जाओलू काफी ज्यादा शर्मा जाती है। डीमन यू कहता है आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तो वो यहाँ पर बहुत ही आराम से बताता है मैंने तो सुना है जो सेक्ट लीडर वांग थे उन्हें यहाँ पर अपनी ग्रीड के कारण गोस्ट पर्ल यहाँ पर चाहिए था, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंट नहीं है बहुत सारे लोगों की लाइफ लेने के लिए। इसी कारण से हमने सुना है कि उन्होंने जो डीमन लॉर्ड यूमिन था उसके जो कॉफिन थी उसे ओपन करने की कोशिश की थी और जो लॉर्ड था वो उस अपने एरा में पॉइजन को यूज करने के लिए उसने मास्टर की रखी थी। उसकी जो कल्टीवेशन थी जो डीमन था वो काफी ज्यादा फाइटिंग था और उसकी फाइटिंग यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती थी। लेकिन इस बात को सुनने के बाद जो डीमन यू था वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जो गोस्ट पर्ल होती है वो काफी ज्यादा शायद इम्पोर्टेंट चीज है। और वो सबसे ज्यादा शॉक्ड तो जो डीमन लॉर्ड यूमिन था उसके बारे में सुनकर होता है। जाओलू भी काफी ज्यादा शॉक्ड थी। लेकिन हमें एक मूवमेंट बाद बताए जाते हैं, एक प्लेस पर काफी ज्यादा भयंकर का अटैक होता है और वो और कोई नहीं बल्कि डीमन यू ने किया होता है। वो कहता है याओ बुचन जल्दी से यहाँ पर वापस आ जाओ। जाओलू कहती है कि मास्टर ने यहाँ पर कुछ डिस्कवर कर लिया है, जो कंजर्वेशन अभी हुई थी उससे मुझे यहाँ पर ज्यादा कुछ में समझ में नहीं आया। लेकिन जो डीमन यू था वो कहने लगता है नहीं, लेकिन ये काफी ज्यादा इनफ है हमें जो न्यू कड़ी है उसे फाइंड करने के लिए, क्योंकि जो डीमन लॉर्ड ह्यूमन था हमें उस बारे में पता चल चुका है और बाकी की जो चीजें हैं वो तुम अपने मास्टर के ऊपर छोड़ दो। लेकिन जो जाओलू थी तो वो तो मास्टर को देखकर ही काफी ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है मास्टर तो काफी ज्यादा हैंडसम है। लेकिन तभी ये सेक्ट के अंदर से कोई चिल्लाता है यूई तुम अपने आप को ज्यादा पुश मत करो और हमें ज्यादा पुश करने की कोशिश भी मत करो। तुमने यहाँ पर हमें बार बार प्रोवोक किया है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो मेडिसिनल किंग वैली है वो इतनी ज्यादा सॉफ्ट है? लेकिन जो वहाँ के डिसाइबल्स थे वो काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। वो कहने लगते हैं ग्रेट डीमन योयो ने यहाँ पर हमारे दो गेट पर फिर से आ चुका है, आखिर वो यहाँ पर क्या करना चाहता है? क्या हमें भाग जाना चाहिए? लेकिन तभी एक बंदा कहने लगता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था हमें यहाँ पर चले जाना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनी और लो अब हम काफी ज्यादा ट्रबल में आ चुके हैं। लेकिन तभी हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि शायद कॉस्प्ले कर रहा था। उसने भी यहाँ पर जो जाओली थी उसके जो हॉर्न होते हैं उसके जो लकड़ी के बनाए हुए लगाए हुए होते हैं। वो कहने लगता है आज से जो मेडिसिनल किंग वैली है मैं उस तक का डिसाइपल बिल्कुल भी नहीं रहा, बल्कि मैंने आज से ही जो लोटस पीक है उसे ज्वाइन कर लिया। इसी कारण से मैं लोटस पीक का डिसाइपल बन जाता हूँ। उसके जो हॉर्न को देखकर जो जाओली थी वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और कहती है ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी जो डीमन यू था वो कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी जो लोटस पीक है वो डिसाइपल के लिए बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें जाने देता हूँ, इसलिए तुम मेरे सामने से यहाँ पर दफा हो जाओ। लेकिन तभी बाकी के जो लोग होते हैं वो उसी बंदे के ऊपर अटैक करने लगते हैं और कहते हैं जो हॉर्न्स है वो मुझे यहाँ पर दे दो, क्योंकि मैं भी मरना नहीं चाहता। वो कहते हैं क्या तुम्हारे पास ऐसे और भी मौजूद है? वो आपस में ही लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन तभी जो लाऊ बुचन था वो कहने लगता है हमारा सेक्ट डेंजर में है और तुम लोग यहाँ पर बेफालतू
फालतू की बातें कर रहे हो। वो उनके ऊपर एक अटैक करता है जिस कारण से वो सभी लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। तभी डीमन यू कहने लगता है, ओल्ड मैन ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो मेडिसिनल किंग वैली है वो काफी ज्यादा अच्छे हालातों से नहीं गुजर रही है। लो वुचेन कहने लगता है, यू एग्जैक्टली तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि जो माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन था हम तो उसे अभी भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार जो 3 सेंट मौजूद थे हमारी मेडिसिनल किंग वैली से वो सभी की सभी सेंट रिल्म पर मौजूद थे। आखिरकार यू अपने एक ही स्ट्राइक से उन तीनों को कैसे मार सकता है? ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल के समान है। आखिरकार उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल भी पूरी तरीके से रिस्टोर्ड नहीं हुई है, लेकिन वो ऐसी अपनी जो पावर है उसे अभी भी शो कैसे कर सकता है? हाउएवर अगर हम यून की बॉडी के जो ऑरा को देखें तो उसकी जो बॉडी मतलब स्ट्रेंथ है वो इंडीड यहाँ पर 9th लेवल ऑफ दाव पर मौजूद है, लेकिन आखिरकार जो रेस्ट है वो उसके सारे बारे में हम बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन तभी जो डीमन यू था वो कहने लगता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ। तो ये अच्छी बात है पूछने के लिए कि क्या तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो, लेकिन मैं बांग हेंग के बारे में यहाँ पर सब कुछ जानना चाहता हूँ और मैं मुझे उस बारे में भी सब कुछ पता चल चुका है। वो मन में सोचता है कि पहले मुझे यहाँ पर उसे बुद्धू बना देना चाहिए, लेकिन एल्डर बांग हेंग के बारे में सुनने के बाद जो लाओ वुचेन था वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जो डिसाइपल्स थे वो कहने लगते हैं, बांग हेंग ये तो एक कल्प्रिट था जिसने डीमन स्पॉट प्लेग फैलाया था। बांग हेंग उससे तो हमारे सेक्ट का एक ट्रेटर मानते हैं। आखिरकार जो डीमन यू है वो किस बारे में बात कर रहा है? क्या यहाँ पर कोई सीक्रेट है जो हमारे बीच में हिडन है और हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता? लेकिन तभी वो बंदा कहता है कि तुम दोनों जो मेरे हॉर्न्स हैं वो मुझे वापस कर दो। तभी जो लाओ वुचेन था वो सोचने लगता है कि जो पर्सन है वो यहाँ पर और ज्यादा देर रहने के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। जिसके बाद वो अपनी यहाँ पर जो पूरी कोशिश करने लगता है बातों को घुमाने के लिए। वो कहने लगता है कि तुम बांग हेंग के बारे में क्या करना चाहते हो। ये इंसिडेंट तो बहुत ही ज्यादा पहले हो चुका है क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा जो इनोसेंट कल्टिवेटर्स थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, उसके कारण मारे गए थे। ये सारी उसी की गलती थी, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। और तुम कहना क्या करते हो? और तुम जो यून है आखिरकार तुम हमारी मेडिसिनल किंग वैली को बार बार आके इस तरीके से ह्यूमिलेट कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें यहाँ पर लगता है कि हमारे पास कोई भी यहाँ पर ट्रम्प कार्ड नहीं बचा हुआ है? जिसके बाद वो अपनी पावर को यूज कर आसमान में एक बहुत ही बड़ी जायंट आई को अपीयर कर देता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। वो आगे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे पास आ तो गए हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि हमें बताते हैं जो उसने पावर को यूज किया था वो द आई ऑफ द यू गॉड होती है, जिसे डीमन यू भी देख रहा था। जो उसके सेक्ट के डिसाइपल्स होते हैं वो कहने लगता है, ये एक्चुअली में द आई ऑफ द यू गॉड है, मैंने तो इसे पहली बार देखा है। और ऐसा कहा जाता है जो गू आर्ट है वो फॉरबिडन चैप्टर है। जो आई ऑफ द गू है वो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस स्पेल है जो कि गू आर्ट में मौजूद है। ये ना केवल पावरफुल है बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो ईच गू होते हैं वो स्नेक कैरीज करते हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोर्जन को। वो पूरी बॉडी में अगर फैल जाते हैं तो तुम्हें इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा सकता, बल्कि जो डेमीगॉड रिल्म का बंदा होता है वो भी इस पावर से यहाँ पर बच नहीं सकता। आखिरकार जो फॉरबिडन आर्ट है उसे लाओ वुचेन कैसे यूज कर सकता है? लेकिन ये काफी ज्यादा ऑसम है। मैंने कभी भी यहाँ पर रियलाइज नहीं किया था कि हमारे जो एंसेस्टर है वो इस तरीके की चीजों को भी हाइड करके रखे हैं। तभी जो जाओली होती है वो कहने लगती है, मास्टर। लेकिन जो डीमन यू होता है वो कहता है ये तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लिटिल ट्रिक मौजूद है, और वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सभी स्नेक्स के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो लाओ वुचेन था वो काफी ज्यादा हंस रहा था और कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं जो एक स्नेक था वो नीचे मौजूद होता है, वो सीधे आकर जाओली के ऊपर अटैक कर देता है। और जो जाओली होती है वो कहती है, मास्टर अपने पैर को जरा संभाल के देखो। लेकिन जब तक डीमन यू उसे यहाँ पर महसूस कर पाता जो स्नेक था उसके पैर में काट देता है। स्नेक को यहाँ पर डीमन यू को काटते हुए देखकर लाओ वुचेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बहुत जोर से हंसने लगता है और कहता है, यू तुम तो यहाँ पर अब खत्म हो चुके हो। जो स्नेक था वो ना केवल बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है बल्कि वो तुम्हारी जो कल्टीवेशन लेवल है उसे भी सील कर सकता है। अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता, भले ही तुम यहाँ पर प्रिटेंड करो चाहे ना करो, लेकिन तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो और भी ज्यादा कम नहीं आने वाली और आज तुम मेरे हाथों से यहाँ पर जरूर से मारे जाने वाले हो। डिसाइपल्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो अपने जो हॉर्न्स थे वो पहले वाले बंदे को वापस करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जो एंसेस्टर हैं उनके लिए तो जो उनके डिसाइपल हैं वो काफी ज्यादा लॉयल हैं। आखिरकार हम जो मेडिसिनल किंग वैली है उसे धोखा कैसे दे सकते हैं? वो यहाँ पर प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे थे। वो कहने लगते हैं ये तो ओवर हो चुका है, हमने रॉन्ग साइड को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया था। लेकिन वो बंदा चिल्लाता है मुझे यहाँ पर छोड़ दो। लेकिन तभी हम डीमन यू को देखते हैं क्योंकि सिस्टम ने उसके जो गू पॉइजन है उसे डिस्पेल कर दिया था और उसकी जो लाइफ स्पैन थी वो सिर्फ 3 साल यहाँ पर
रिड्यूस हो चुकी थी। लेकिन तभी जो डीमन यू था वो कहने लगता है रियली ओरिजिनली मैं तो यहाँ पर चाहता था कि यहाँ पर क्या स्पेशल मौजूद है, बस ये तो यहाँ पर एक पॉइजनस स्नेक था। और ऐसा कहा भी जाता है जो डीमन गॉड्स होते हैं मतलब कि डेमी गॉड्स होते हैं उन्हें ये पॉइजनस भी कर सकता है, लेकिन ये इतना ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। हम देखते हैं लाओ वुचुन काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। वो कहने लगता है यूयू के रिएक्शन कुछ ज्यादा अलग नहीं लग रहे हैं। मैंने क्लियरली देखा था जो स्नेक था उसने उसे बाइट कर लिया था, लेकिन आखिरकार उसके जो पॉइजन का असर है वो उसके ऊपर अभी तक क्यों नहीं हुआ। लेकिन वो आगे कहता है कि यू तुम्हें प्रिटेंड करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हें अपने घुटनों पर आ जाना चाहिए और मुझसे माफी मांग लेनी चाहिए। तुम अगर नोट 3 टाइम मुझे नोट डाउन करते हो तो शायद मैं तुम्हें यहाँ पर जाने भी दूंगा, लेकिन ये काफी ज्यादा पिटी है। तुमने मेरे काफी ज्यादा जो गू पॉइजनस के रिसोर्स है उन्हें वेस्ट कर दिया, जो कि इस कारण से मैं तुम्हें बड़ी आसानी से तो नहीं छोड़ सकता। लेकिन अगर तुम जो फेमस क्लाउड एम्परर नोटाउन है वो तुम्हें मुझे यहाँ पर दे देते हो तो मैं तुम्हें शायद छोड़ भी सकता हूँ। और वो हंसने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो डीमन यू होता है वो कहने लगता है धर्म बॉडी द 10 डायरेक्शन ऑफ द हेवन एंड अर्थ। वो अपनी धर्म बॉडी को समन कर लेता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल दिख रही थी और उसे यहाँ पर लू वुचन के ऊपर छोड़ देता है। लेकिन लू वुचन काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो कहने लगता है आखिरकार कैसे हो सकता है कि तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को अभी भी यहाँ पर यूज कैसे कर सकते हो। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज भी था और बहुत ही ज्यादा डरा भी रहा था, लेकिन भाई कुछ कर पाता। इससे पहले धर्म बॉडी उसे अटैक करके काफी ज्यादा हेवीली इंजर्ड कर देती है। वो अभी भी यही कह रहा था आखिरकार तुमने किस अननोन टेक्निक का यूज किया है जो पॉइजन है उसे रेजिस्ट करने के लिए। लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। जो जाओलू थी वो कहती है कि मुझे पता था कि जो मास्टर है वो इतनी आसानी से कोई भी इविल ट्रिक के कारण हम नहीं हो सकते। जो डिसाइबल्स थे वो कहने लगते हैं डैम इट, हमें ओल्ड मैन ने काफी ज्यादा डिसीव कर दिया था। जो यूएन है उसकी पहली मूव काफी ज्यादा ग्रेट मूव थी और ऐसा लगता है कि जो उसकी स्पिरिचुअल पावर है वो बिल्कुल भी शील्ड बिल्कुल भी नहीं हुई थी। लेकिन जो डीमन यू होता कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा नॉइजी हो, उनको यहाँ पर मार ही देता है। एक बंदा मारा जाता है, बाकी के बंदे कहते हैं कि उसने सच में यहाँ पर मार दिया, वो ऑलरेडी यहाँ पर डेड हो चुका है। वो काफी ज्यादा डरा जाते हैं। तभी जो डीमन यू था वो लाओ वुचन के पास जाता है और कहता है कि तुम अब कन्विंस हो चुके हो, और वह लाओ वुचन की नेक पर थॉट रख देता है और कहता है कि तुम मुझे सच में बताओ कि आखिरकार जो एल्डर बांग है उनके साथ क्या हुआ था, तो मैं तुम्हारी लाइफ को यहाँ पर छोड़ भी सकता हूँ। तो जो लाओ वुचन था वो कहने लगता है जो ट्रुथ है, जो बांग यूचेन है उसने यहाँ पर डीमन प्लोक को यहाँ पर स्टार्ट किया था। जो और हेवनली स्काई होली लैंड के जो लॉर्ड्स थे उन्होंने मिलकर उसे यहाँ पर मार भी दिया था। इसमें और क्या जानने की बात है। लेकिन तभी डीमन यू उसके एक हाथ को काट देता है जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें हॉनेस्ट होने की जरूरत है। अभी तो मैंने पनिशमेंट में सिर्फ एक ही आर्म काटा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं आकर क्या क्या काट सकता हूँ। वो बंदा काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। वो कहता है कि मेरे आर्म को तुमने यहाँ पर काट दिया। डीमन यू कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जस्ट एक ही बात में बताओ जो गोस्ट पर्ल थी। लेकिन गोस्ट पर्ल के नाम सुनने के बाद जो लू वुचन था वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार तुम्हें यहाँ पर कैसे पता। तभी हमें केप के आउटसाइड में दिखाया जाता है। जो रूवन जाता है वो यहाँ पर कहता है मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था जो यूयोन है वो इतनी ज्यादा जल्दी आ जाएगा। जब वो दो सीनियर ब्रदर और जूनियर सिस्टर थे उन्होंने मुझे यहाँ पर बात करने के लिए बुलाया, तब मैंने इस बारे में ध्यान नहीं दिया था। और मुझे अभी लग रहा है कि वो जो यूयोन थे उनके एल्डेस्ट डिसाइपल मौजूद थे लिंग फैंग, और जो 5th डिसाइपल युन जाओलू थे, और उनमें कहाँ पर अपनी जो स्पेशल आइडेंटिटी उसे बिल्कुल भी रिवील नहीं किया क्योंकि वो इनसाइड इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते थे। ऐसा लगता है कि मुझे ये सब जानने में काफी ज्यादा लंबा समय लग गया, लेकिन आखिरकार कितने घंटे बीत चुके हैं। यूयुन ने मतलब कि डीमन यू को अभी उन्हें मारने के लिए यहाँ पर आ जाना चाहिए था। तभी उसे यहाँ पर सीनियर ब्रदर की बात याद आ रही थी कि जो मेरा गोल था वो डीमन ग्रेट डीमन को मारने के बाद बहुत ही ज्यादा पावर को यहाँ पर इकट्ठा करना है जिससे मैं पूरी दुनिया पर एक अच्छी सी जो इमेज है वो बना सकूं। वो इसी बारे में सोच रहा था। लेकिन वो कहता है हाउएवर जो एल्डर ब्रदर थे उन्होंने अपने मास्टर के खिलाफ ऐसे वर्ड को कहने की हिम्मत कैसी की। आखिरकार वो लोटस पीक का एक डिसाइपल है, वो मोनोपोलिथिक है, वो इस तरीके से जो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। वो इसी बारे में कुछ बकवास सी बातों को सोच रहा था। लेकिन ऐसे ही वो एक केप के पास में पहुंच जाता है जहाँ पर गोस्ट पर्ल की बारे में बात चल रही थी। वो बंदा कहने लगता है ऐसा लगता है कि मैं काफी ज्यादा लेट है और जो बैटल है वो ओवर हो चुकी है। भाई केप के पास में आ जाता है और कहता है जरा मुझे देखने तो दो जो फेमस डीमन लॉर्ड है वो अगर किस तरीके से दिखाई देता है। और हाउएवर जो उसकी वॉइस है वो काफी ज्यादा मुझे फैमिलियर लग रही है। तभी डीमन भी देख लेता है और कहता है कि यहाँ पर कौन मौजूद है। लेकिन जो रूइन जाता है वो कहने लगता है कि इतनी ज्यादा अमेजिंग स्किल, और वो सीनियर ब्रदर ही मौजूद था। हम देखते हैं लाओ वुचन भी उसके सामने झुका हुआ था। वो कहने लगता है एम्परर यू प्लीज मेरी लाइफ को यहाँ पर छोड़ दो, मैं यहाँ पर बात करने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हें सब कुछ बताने के भी लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो मन में सोच रहा था कि मैंने अपने एक आर्म को तो पहले ही खो दिया है, अगर मैंने अपनी डेथ को नहीं चाहना है तो मुझे सब कुछ बता देना होगा। जो उसे याद आने लगता है और वो कहता है कुंजाओ जो कि यहाँ पर ग्रीन होली लैंड का मास्टर होता है, अगर तुमने मेरी जो कॉल थी उसने इग्नोर कर दिया है और मेरी मेडिसिनल किंग वैली की हेल्प करने से भी मना कर दिया है तो तुम हमारे जो एग्रीमेंट है उसे ब्रेक
करने के लिए बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते। आखिर मैं इतनी ज्यादा खराब कंडीशन में आ चुका हूँ तो मैं तुम्हारे लिए भी यहाँ पर ऐसे इजी कर देने वाला हूँ और तुम मेरे इस बारे में ब्लेम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो बताने लगता है ड्यूरिंग दैट टाइम जो बांग हेन था उसने यहाँ पर कॉन्टेक्ट किया था सेवरल पेशेंट के लिए। उसने यहाँ पर उन्हें कर्व मतलब कि ठीक कर दिया था ब्लैक स्पॉट से, और बहुत सारे पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद, बहुत सारे जो एंशिएंट मेडिकल टेस्ट है उन्हें पढ़ने के बाद उसने बहुत ज्यादा समय लगाया था, लेकिन उसने आखिरकार ये डिस्कवर्ड भी कर लिया था ये कौन सी बीमारी है, ये डीमन प्लेग प्लॉट होता है। और ये बात है उसने सबसे पहले मुझे आकर बताई थी, जिसके बाद मैंने एक इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजा था और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो सारे पॉइंट थे वो एक ही जगह पर लीड करते थे, जो कि डायरेक्टली ग्रीन होली लैंड को यहाँ पर जस्टिफाई करते थे। तो जो एल्डर वांग हेन थे वो बताते हैं कि जो डीमन प्लॉट प्लेग है वो नॉर्मली डीमन लॉर्ड यूमिंग की स्पेशलिटी थी और उनके यहाँ पर कोई भी जो सुधार है वो मौजूद नहीं है और ना ही एंशिएंट टेक में मुझे ऐसा कुछ भी मिला है। लेकिन यहाँ पर जो प्लेग है वो फिर से अपीयर हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा ग्रेट डिजास्टर है कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए। तो वो कहता है एंसेस्टर, तो एंसेस्टर उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर इतने ज्यादा ग्रेव मैटर को बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं जाने देंगे। तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है इन लोगों को जल्द से जल्द बचाने के लिए, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा। वो बताता है कि मैं ओरिजिनली यहाँ पर जो इविल डीड्स थे ग्रीन होली लैंड की उन्हें एक्सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन जो ग्रीन होली लैंड के मास्टर होते हैं कुनमिन जाओ वो मुझे यहाँ पर मिलने के लिए खुद से ही आ जाते हैं। तभी वो बताता है कि मेरे जो चाइल्ड था वो काफी ज्यादा मिस्चीवियस था, इसलिए रिसेंटली उसने गोस्ट पर्ल को एक टॉय के रूप में यहाँ पर समझा और उसके कारण ये सारे के सारे जो इंसिडेंट हुए और उस कारण से जो सारे ट्रबल यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। इसी कारण से मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर जो अपने सेक्ट मास्टर है उसे अलार्म कर लोगे और जो ओवर रिएक्शन यहाँ पर मौजूद है उससे हमारी मदद भी करोगे। लेकिन वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी एक कॉमन कमोशन नहीं है। तो जो ग्रीन होली लैंड का मास्टर होता है वो कहता है कि हम जो गोस्ट पर्ल है उसके साथ साथ जो ग्रीन होली लैंड के कल्टीवेशन टेक्निक है हम वो भी साथ में तुम्हारे लिए एक्वायर करने में मदद करेंगे, जो कि यहाँ पर गू टेक्निक को भी रिफाइन कर सकती है, यहाँ तक कि जो तुम डेमी गॉड रिल्म है उसे भी इस जरिए से सरपास कर सकते हो। साथ ही में इसके साथ और भी ज्यादा जो ग्रेट ट्रेजर है वो भी मौजूद होने वाले हैं। लेकिन तभी जाओलू कहती है कि तुम्हारा मतलब कि ये है कि जो स्नेक टेक्निक होती है जो अभी तभी तुमने यहाँ पर यूज की थी, जो मेरे मास्टर ने बड़ी आसानी से उसे क्रेस्ट कर दिया, उस कारण से तुम इतने ज्यादा टेम्प हो चुके थे कि तुमने एल्डर बांग को भी मारने की कोशिश की, साथ ही में तुमने इतने सारे लोगों की लाइफ को भी यहाँ पर जोखिम में डाल दिया और जो ग्रीन होली लैंड है उनके खिलाफ तुमने कोई भी एक्शन नहीं ली। तो जो डीमन यूथ है वो कहने लगता है अगर यही प्रॉब्लम होने वाली थी तो जो डीमन मतलब कि डीमन प्लॉट प्लेग है वो अभी तक यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए था और लोगों को यहाँ पर बचा लिए दे जाना था। आखिरकार तुमने यहाँ पर जो कुंजाओ था उसके साथ कंक्लूड करने के कारण जो ट्रुथ है उसे इवेंचुअली दबाने का कोशिश किया और लाइट में बिल्कुल लाने का भी कोशिश नहीं किया। तो जो लू वोचिन था वो बताने लगता है जो कुंजाओ था उसने केयर को फाइंड कर लिया था और जो एंटीडोट था वो, लेकिन उसके लिए एक जो यहाँ पर मास्टर को अपनी जो स्पिरिचुअल पावर थी और जो एल्केमिस्ट की पावर होती है उसे एक साथ रिफाइन करना होगा और उनके साथ उसे काफी ज्यादा दिन रात लगने वाले थे उस एंटीडोट को फाइंड करने के लिए, जो कि यहाँ पर किसी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात है। वो कल्टीवेशन को गंवाना नहीं चाहते थे और इसके कारण उनकी मौत भी हो सकती है। जो जाओली थी वो काफी ज्यादा चिंता में आ जाती है और कहने लगती है तो एल्डर वांग हेंग वो बताता है ऑल्दो वांग हेंग बहुत ही बड़ा एक यहाँ पर सेंट था, लेकिन वो काफी ज्यादा इडियट भी था, मतलब कि वो एक बहुत ही बड़ा इडियट नहीं था। आखिरकार तुमने उसे किस चीज के लिए थ्रेटन किया? वो बताता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ दो ही चीज को काफी ज्यादा यहाँ पर अपनी जान से भी ज्यादा वैल्यू देता था। पहली तो ये थी कि वो यहाँ पर जो मेडिसिनल किंग वैली थी उसे यहाँ पर, और सेकंड भी यहाँ पर जो उसकी एडॉप्टेड चाइल्ड थी उसे वो काफी ज्यादा वैल्यू देता था, जो कि यहाँ पर जाओली की बात कर रहा था। जाओली काफी ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि तुम इतने ज्यादा खराब कैसे हो सकते हो, और इस पूरे इंसिडेंट को जो यहाँ पर रुंजा था वो भी सुन रहा था। वो कहने लगता है होल स्टोरी यहाँ पर हो चुकी है और हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। आखिरकार जो राइजियस सेक्ट के डिसाइपल्स थे वो इतने ज्यादा यहाँ पर खराब कैसे हो सकते हैं। तभी जो डीमन यू था वो लू वंजा को मार देता है, लेकिन वो कहने लगता है तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मुझे यहाँ पर छोड़ दोगे। लेकिन डीमन यू कहने लगता है मैं ओरिजिनली तुम्हारी लाइफ को छोड़ने वाला था, लेकिन आखिरकार तुम्हारी जो डिस्कस्टिंग स्टोरी है उसे सुनने के बाद मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा, इसलिए मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया और इससे अच्छा तो यही है कि तुम्हें यहाँ पर जो एल्डर बांग है उनके साथ एपोलॉजी मांगने के लिए तुम्हें भी उन्हीं के पास चला जाना चाहिए। तभी वो कहने लगते हैं एल्डर लू तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम जो एल्डर बांग है उन्हें जरूर से यहाँ पर अवेंज करने वाले हैं। लेकिन वो कहने लगते हैं एल्डर बांग वो तो अभी यहाँ पर जिंदा भी नहीं। वो काफी ज्यादा रो रही थी, लेकिन मास्टर उसे रोकने से मना करता है। वो कहने लगता है मास्टर का क्या मतलब है। तो तभी यहाँ पर वो बताने लगता है जो ग्रीन होली लैंड है वो डिसाइपल को रिक्रूट कर रहे हैं रिसेंटली, तो हमें भी वहां पर जाना चाहिए। मुझे तो यहाँ पर डर है अगर उनके पास ऐसा डिसाइपल आता है जो कि 9th लेवल ऑफ दाव पर मौजूद होगा, क्या वो उसे एक्सेप्ट करेंगे? और साथ ही में 6 डिसाइपल उसके कमांड के अंदर मौजूद होंगे जिनकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी है, जो कि
पूरे एक सेक्ट को भी वाइप आउट करने के लिए तैयार है। तभी वो जो डीमन यूथ था रुइंजा से कहने लगता है, किड फ्रॉम डीमन रेस, क्या तुम हमारे साथ आना नहीं चाहते? और आगे हम देखते हैं बुद्ध सारे मिलकर ही ग्रीन होली लैंड की तरफ जाने लगते हैं। वो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से जा रहे थे। तभी जो जाओली होती है वो कहने लगती है, मास्टर आपका आखिरकार जो डिवाइन रेस है उससे क्या मतलब था? क्या ये यहाँ पर जो थर्ड सीनियर ब्रदर की क्लाइन से यहाँ पर मौजूद है? तो मास्टर उसे बताने लगता है, वेल तुमने यहाँ पर उससे खुद से ही पूछ लेना है, क्योंकि जो डिसेंडेंट ऑफ द डिवाइन क्लाइन होते हैं वो आखिरकार आउटर गेट ऑफ मेडिसिनल किंग वैली के पास क्या कर रहे थे। वो कहता है कि जो उसकी आइडेंटिटी है वो बिल्कुल भी फेक है, और मुझे तो यहाँ पर भी लगता है कि उसका जो नाम है लूरिंजा वो भी काफी ज्यादा फेक है। तभी जो लूरिंजा होता है वो कहने लगता है, सीनियर मिस्टर वोंगसेंग अपने सीनियर को यहाँ पर ग्रीट करता है। तो वो बताने लगता है कि जो लूरिंजा है उसको अगर हम एक अलग मीनिंग में देखें तो वो एक पासरवाई कहलाता है। वो कहता है ये बास्टर अभी भी अपनी बातों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी रुंजा कहने लगता है कि प्लीज मुझे यहाँ पर अपने ऑफेंस के लिए माफ कर देना, मैं प्रीवियसली आपसे ये सारी चीजें छुपाना नहीं चाहता था। ये तो बस यही है कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ पर करने के लिए, तो मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकता था। मुझे यहाँ पर इन सभी चीजों के लिए माफ कर देना। लेकिन जब ये सारा मैटर ओवर हो जाने वाला है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर होनेस्टली अपनी सारी चीजों को यहाँ पर बता दूंगा। तभी हम देखते हैं लूरिंजा सोचने लगता है, लोटस पीक की रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब है, आखिरकार मैं इतनी ज्यादा डेयर कैसे कर सकता हूँ कि मैं अपने जो सारे फैक्ट है उसे यहाँ पर बता सकता हूँ। और वो सोचने लगता है डीमन को अपने जो यहाँ पर रेपुटेशन है उसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक मतलब की स्कैरी पर्सन है। तभी हम देखते हैं वो लोग जो ग्रीन होली लैंड है वहां पर पहुंच जाते हैं। जो सेक्ट था वो काफी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था। रुंजा एक बंदे से पूछता है कि ब्रदर क्या मैं तुमसे यहाँ पर कुछ चीजों को पूछ सकता हूँ कि आगे हमको क्या करना चाहिए? तो बंदा बताता है सबसे पहले तुम्हें वहां पर जाकर लाइन लगाने देनी चाहिए, जाके तुम वहां पर 10 जो लो ग्रेड के स्पिरिचुअल मतलब स्टोन्स होते हैं उन्हें रजिस्टर करने के लिए तुम्हें देना होगा, जिसके बाद तुम लाइन में लगे होकर अपने नाम आने का वेट करना होगा। बाकी की प्रोसेस आगे होने वाली है। तभी वहां पर एक और बंदा मौजूद था जो कि पर्पल कलर के क्लोथ पहने हुए था। वो कहने लगता है ग्रीन होली लैंड काफी ज्यादा यहाँ पर डार्कर होती जा रही है। मेरी सिस्टर ने तो यहाँ पर ये भी कहा था कि जब उसने यहाँ पर ज्वाइन किया था तब उन्हें सिर्फ 3 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत पड़ती थी, आखिरकार वो अचानक से 10 कैसे हो जाते हैं? रोहिंजा कहने लगता है, सीनियर आप क्या कहते हो, क्या मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पर मार दूं? लेकिन जो डीमन था वो कहने लगता है कि पहले हमें ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, उन्हें मारना तो काफी ज्यादा इजी है लेकिन हमारा गोल वो है जो गोस्ट पर्ल है उसे फाइंड करने के लिए, इसीलिए हमें वेट तो करना ही पड़ेगा। वो मन में सोचने लगता है कि यहाँ पर ओरिजिनल जो ओनर है वो उसके बॉडी के कैरेक्टर के हिसाब से ये सिंपली का सभी लोगों को यहाँ पर मार देने वाला था, क्योंकि वो उसे लोगों को मारना काफी ज्यादा इजी पड़ जाता है। इसी कारण से सारे लोग उसे यहाँ पर ब्लेम करते हैं और मुझे यहाँ पर फिर से ब्लेम का सामना करना पड़ता था। और उसके जो ज्यादातर के यहाँ पर जो अगेंस्ट में लोग होते हैं वो इसी कारण से होते हैं, वो कहीं भी कभी भी किसी को भी मार सकता है। तभी वहां पर एक जो टीचर मतलब की जो सेंस था वो आ जाता है। वो कहता है अटेंशन एवरीवन, और जो यहाँ पर होली लैंड का इस बार का जो एग्जाम होने वाला है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले वो लोगों को आगे आने के लिए कहता है और स्टोन स्टेज पर जाने के लिए कहता है। सामने एक स्टोन मौजूद था जो कि उनके लेवल को टेस्ट करने के लिए लगाया था। अगर बंदा उसके ऊपर हैंड रखता है तो उन्हें उसके लेवल के बारे में पता चल जाएगा। और वो आगे ये भी बताता है इस स्टोन के अंदर 9 लेवल को इंस्क्राइब किया गया है। जब तुम उसे यहाँ पर टच करते हो तो जो होली ग्रीन होली लैंड है वो यहाँ पर उसी डिसाइपल को एक्सेप्ट करने वाली है जो मिडिल लेवल या फिर हाई लेवल के ऊपर ही निकलने वाला है। और इसके अलावा जो डिसाइपल है इस टाइम के वो काफी ज्यादा लकी होने वाले हैं, क्योंकि हमारे सेक्ट के जो ग्रीन होली लैंड क्लाउड है उसके यहाँ पर एंग मास्टर तुम सभी को देखने के लिए आने वाले हैं कि आखिरकार तुम्हारी जो होल टेस्टिंग प्रोसेस है क्वालिफिकेशन की वो किस तरीके से चल रही है। आखिर यहाँ पर कोई एक्सेप्शनल टैलेंट मिल जाता है तो वो सीधे इनर गेट में यहाँ पर एंटर कर सकता है और यंग मास्टर से सीधे लर्न कर सकता है। लेकिन वो बंदा मन में ही सोच रहा था आखिरकार जो लिटिल एंसेस्टर है वो सडनली यहाँ पर कैसे आ सकता है। वो हमेशा ही यहाँ पर अनइंटरेस्टेड रहा है इन जैसी चीजों को करने के लिए। मैंने तो ये भी सुना है वो काफी ज्यादा अपनी मनी को यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम में अलग अलग जगह पे उड़ाता रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार वो यहाँ पर सिर्फ डेफिनेटली यहाँ पर थोड़े मजे के लिए आया है। हम देखते हैं वो बंदा यहाँ पर एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ था, उसके साइड में गार्ड भी मौजूद थे। वो कहने लगता है प्रीवियस डिसाइपल एक्सीडेंटली जो ब्लैक स्पॉट प्लेग है उनसे अफेक्टेड हो जाते हैं और वो मारे जाते हैं। इसी कारण से उसके जो एंटीडोट है वो फाइंड सही समय पे नहीं हो पाया। जो डिसाइपल थे वो काफी ज्यादा टफ तो थे लेकिन वो यहाँ पर मारे जा चुके हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो जाओली थी वो कहने लगती है ये वही बंदा मौजूद है। जो डीमन था वो कहने लगता है कि हमने यहाँ पर बिना एफर्ट के ही इसे फाइंड कर लिया। ऐसा लगता है हमारी जो
किस्मत है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाने वाली है। तभी वो कहता है उस बंदे से, अब इसका नाम चेंज हो गया है, जो लू वॉन्सेंग था, वो उससे कहता है कि तुम्हें जाकर हम तीनों के लिए यहाँ पर साइन अप कर देना चाहिए। तो जो रुइंजा था, हम उसे रुइंजा ही बुलाएंगे, वो उसे यही कहता है कि चलो ठीक है मैं यहाँ पर जाता हूँ। तभी जो यंग मास्टर था वो यहाँ पर जमा ही ले रहा था और कहने लगता है कौन पहुंच जाए। यंग मास्टर ऑफ ग्रीन होली लैंड मुझे काफी ज्यादा फेमस सेकंड जनरेशन के कल्टिवेटर है, जिनकी कल्टिवेशन और टैलेंट मीडियोकर है, लेकिन यहाँ पर एक वो प्लो बॉय के समान जाना जाता है। जो लॉर्ड ऑफ ग्रीन होली लैंड है वो उसे काफी ज्यादा यहाँ पर फेवर करते हैं। इसी कारण से जो यंग मास्टर है वो अपनी मनमानी यहाँ पर करता रहता है। यूजुअली उसके पास जाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन ये हमारे पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर हम यहाँ पर यूवुचन के साथ अगर अकॉर्डिंग पे जाए तो जो गोस्ट पर्ल है वो उसी के साथ में होना चाहिए। आगे बहुत सारा टाइम कट जाता है, 3 घंटे बीत जाते हैं और अब लू रुइंजा के बारे में बात आते हैं। उसकी जो कल्टीवेशन ग्रेड था वो अपर मिडिल ग्रेड का था। यहाँ पर उसकी जो अपर ग्रेड की कल्टीवेशन थी उस कारण से वो एक्सेप्टेड हो जाता है, जिस वजह से जो डीमन था वो सोचने लगता है ये तो बड़ी आसानी से एक्सेप्टेड हो गया। लू रुइंजा काफी ज्यादा खुश होता है और हंस रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि अब डीमन की बारी आ जाती है। वो कहने लगती है लेकिन इसका जो टैलेंट है वो काफी ज्यादा अच्छा है। जाओलू ने यहाँ पर लॉस को सफर किया है। हम देखते हैं जाओलू यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं हुई थी, लेकिन उसकी जो मेडिकल ट्रेनिंग है उसके कारण उसे यहाँ पर एडमिशन भी मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन तभी हम एक बंदे को देखते हैं, वो कहने लगता है ये यहाँ पर पूरी मॉर्निंग बीत चुकी है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक ही जो अपर ग्रेड मिडिल ग्रेड का बंदा है वो ही यहाँ पर मिल चुका है, बल्कि जो 3 अपर लोअर ग्रेड के बंदे हैं वो मिल चुका है। इस बार के जो टैलेंट है वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन 1-2 यहाँ पर अच्छे बंदे होना काफी ज्यादा बुरी बात भी नहीं है। जो अपर लेवल की स्किल्स होती हैं उन्हें फाइंड करना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। भले ही यहाँ पर तुम्हारे पास कितना भी अच्छा टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन जो हाई लेवल के एक्सपर्ट होते हैं वो एक ट्रूली जीनियस कहलाते हैं। अगर तुम किसी सेक्ट में उन्हें फाइंड कर लेते हो तो तुम्हें उन्हें अच्छे से अपने ट्रेजर के रूप में एक्सेप्टेड कर लेना चाहिए। वो लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो ग्रीन क्लाउड होली लैंड है वो लार्जेस्ट सेक्ट माना जाता है इस स्टेट के अंदर, और वो अपने एग्जाम के लिए काफी ज्यादा पहले से ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तभी एक बंदा कहता है हाउएवर जो यंग मैन है वो हमारे जो नेबर्स के बांग फैमिली से वर्क करता है, उसकी जो लोकेशन है मतलब कि वो लोकल का बंदा है, उसकी जो फैमिली है वो लाइब्रेरी है और लिटरेरी में उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उनका जो सन है वो ऐसा लगता है उसका जो टैलेंट है एवरेज है, और ऐसा सुना है कि वो यहाँ पर एंटर करने वाला है ग्रीन क्लाउड होली लैंड के अंदर। तभी उसके सामने जो बंदा था वो कहने लगता है कि ये हाउस होल्ड के रिलेटेड है, ये काफी ज्यादा रेयर है। इतनी ज्यादा अचंभित की बात है कि पीपल यहाँ पर सेम पाथ को फॉलो करने वाले हैं जो हम करने वाले हैं। अभी जो इंस्ट्रक्टर होता है उसके सामने डीमन यू पहुंच जाता है। इंस्ट्रक्टर उसे अपने हाथ को मैजिक क्रिस्टल के ऊपर रखने के लिए कहता है। वो मैजिक क्रिस्टल के ऊपर हाथ को रखने लग, और जो इंस्ट्रक्टर था वो उसे देखकर सोचने लगता है ये काफी ज्यादा ओल्ड दिखाई दे रहा है, प्रोबेबली इसका जो टैलेंट है वो काफी ज्यादा पुअर होने वाला है, इसी कारण से उसे इतने ज्यादा टाइम लग चुका है, लेकिन वो अभी भी किसी सेक्ट के अंदर एंट्री नहीं ले पाया। ये तो हमारे टाइम की यहाँ पर बेस्ट होने वाला है। आखिरकार हर कोई यहाँ पर टेस्ट देने के लिए हिम्मत कैसे कर सकता है बिना कोई दोबारा सोचे के लिए। लेकिन तभी जो डीमन उसके ऊपर हाथ रखता है कोई रिएक्शन भी नहीं मिलता। जो टीचर था वो कहने लगता है कि तुम्हारा कोई भी ग्रेड नहीं है, तुम यहाँ पर जा सकते हो। जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं, वाओ यहाँ पर तो नो ग्रेड है, मैंने तो इससे पहले ये चीजें यहाँ पर नहीं देखा था। वो फालतू की बातें और भी करते हैं। जो जाओलू थी वो सुन रही होती है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रही होती है। वो कहने लगती है आखिरकार इन लोगों को यहाँ पर क्या पता, मेरे मास्टर हैं जो पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में यहाँ पर कोई भी सेक्ट नहीं है जो उनकी बराबरी कर सके। वो पूरी दुनिया में यहाँ पर नंबर 1 है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है पूरे 9 होली लैंड में, उनका सामना करने के लिए कोई भी नहीं है। आखिरकार तुम्हारे जो पुअर टैलेंट है उनकी पावर को यहाँ पर कैसे देख सकता है। लेकिन तभी जो डीमन कहता है कि तुम्हें इतने ज्यादा इम्पेशेंट होने की कोई भी जरूरत नहीं है ओल्ड मैन। तभी हम क्रिस्टल को देखते हैं, जो क्रिस्टल में से बहुत ज्यादा लाइट निकलती है और वो ब्रेक करने लगता है। जो इंस्ट्रक्टर था वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो कहने लगता है क्या ये यहाँ पर लेवल 9 का ऑरा नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था। तभी जो और भी डिसाइपल्स मौजूद थे जो यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए थे वो कहने लगते हैं कि तुम हमें फूल नहीं बना सकते। लेकिन वो कहता है सॉरी मुझे माफ कर देना, क्या मुझे स्टोन के लिए यहाँ पर पे करना पड़ेगा। स्टोन मतलब कि जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, पहले मैंने तुम्हें यहाँ पर मिसजस्ट किया था। जिसके बाद वो अनाउंस करने लगता है रू रेनपाई टॉप ग्रेड के यहाँ पर टॉप लेवल का बंदा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर उसके जैसा कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही उसे ग्रेड के लिए मतलब कि जो स्टोन है उसके लिए पे करने की जरूरत है। तुम्हें यहाँ पर सीधे ही हमारे जो सेक्ट की न्यू डिसाइपल की टीम है उसे ज्वाइन कर सकते हो। जो डीमन था वो जाने लगता है। जो इंस्ट्रक्टर था वो सोच रहा था इसका जो एप्टीट्यूड है वो काफी ज्यादा अच्छा है। इवन जो हमारे डायरेक्ट डिसाइपल होली लैंड के थे उन्हें भी काफी ज्यादा इस चीज को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। आखिरकार मैं पहले शुरुआत से ही इसके साथ अच्छा व्यवहार बना के क्यों नहीं रख लेता। मुझे यहाँ पर टोटली मैंने अपने जो चांस है फेवर करने का वो गवा दिया है। मुझे बाद में जाकर प्रॉब्लम होने वाली है। तभी वो जाओलू के पास पहुंच जाता है। जाओलू कहने लगते हैं मुझे पता था कि मास्टर इंडीड में सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे हैं। तभी जो लू रुइंजा था वो कहने लगता है टॉप ग्रेड ऑफ टॉप लेवल
कैपिटल ऑफ ओनली लिमिट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट स्टोन। वो कहने लगता है कि जो डीमन यूयू का ट्रू पोटेंशियल है वो तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, वो तो बहुत ही ज्यादा है। इंडीड वो यहाँ पर नंबर 1 पर्सन कहलाने के लिए 9 होली लैंड का यहाँ पर उसमें कोई भी ताज्जुब बात नहीं है। तभी जो इंस्ट्रक्टर था वो कहने लगता है ऑल राइट एवरीवन, जो टेस्ट है वो ओवर हो चुका है, इस कारण से हमें जो पर्सनल है वो इमीडिएटली डिपार्ट कर देना चाहिए। और वो फेल हुए लोगों को वापस जाने के लिए कह देता है और बल्कि जो पास हुए लोगों को यंग मास्टर के पास ले जाने लगता है। वो बताता है ये सारे लोग जो न्यू डिसाइपल हैं इस ईयर के, वो यंग मास्टर को देखने के लिए आए हैं। यंग मास्टर तो अपने ही यहाँ पर अलग ही अंदाज में था और सस्ते नशे करके भी बैठा हुआ था, लेकिन तभी वो बंदा कहने लगता है कि मैंने इन सभी को यहाँ पर देख लिया। और वो यहाँ पर सिर्फ उंगली से ही वो कहने लगता है कि तुम और तुम मुझे यहाँ पर यंग मास्टर को फॉलो करने वाले हो। तभी जो यहाँ पर यंग मास्टर था वो कहने लगता है कि जो मोस्ट पावरफुल फाइटर है इनमें से वो एक यहाँ पर एक टॉप ग्रेड का बंदा, एक मिडिल ग्रेड का बंदा, एक अपर ग्रेड का बंदा, इन तीनों के साथ हम यहाँ पर जाने वाले हैं। तो ये काफी ज्यादा अच्छा बात है कि इस टाइम का जो मेरा गुड लक है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। इनके साथ ही में एक जो बहुत ही ज्यादा क्वाइट प्रिटी गर्ल है वो भी मौजूद होने वाली है। उसकी तो उसे देखकर लारी टपकने लगी थी। तभी जो इंस्ट्रक्टर कहता है कि तुमने बस उन्हें यहाँ पर मोस्ट टैलेंटेड बंदे को ही यहाँ पर चुना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर सोचा था। यंग मास्टर की जो आंखें हैं वो काफी ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन मुझे हायर अप्स को जो एक्सप्लेनेशन करने के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन तभी यंग मास्टर खड़ा हो जाता है और कहता है ऑल राइट, ये अभी के लिए ये अच्छी है, जो बाकी की पीपल है तुम उन्हें यहाँ पर ले जा सकते हो। वो कहने लगता है यंग मास्टर अगर यहाँ पर तुम मेरे से कुछ बात करना चाहते हो तो तुम मेरे फादर से कह सकते हो और उनके सामने मुझसे बात कर सकते हो। लेकिन वो बंदा कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे, प्लीज आप इस सारी चीजों को टेक केयर कर लेना। और वो उन तीनों को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी और भी जो डिसाइपल्स थे वो कहने लगते हैं यंग मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल हैं, जो एंडर थे वो काफी ज्यादा मैजिस्टिक थे, उनसे कितनी ज्यादा पोलाइटली तरीके से बात कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर यंग मास्टर को बिल्कुल भी परेशान करने की हिम्मत भी नहीं सोची, उनके सामने वो इतनी आसानी से बात कर सकता था। एक बंदा और कहने लगता है हाँ रियली, मैं इन 3 पीपल से काफी ज्यादा एनबी करता हूँ कि यंग मास्टर को फॉलो करना और सीधे यहाँ पर इनर गेट में जाने का उनके लिए अच्छा मौका है। उनका जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। तभी हम डीमन ईओ को कहते हैं, वो कहते हैं इसके साथ चलना ये बेस्ड ऑन द यंग मास्टर पर्सनालिटी। जो उसके फॉलोअर्स होते हैं वो प्रोबेबली उसके द्वारा काफी ज्यादा पीटे जाते हैं और उन्हें सबसे ज्यादा यहाँ पर ब्लू भी किया जाता होगा। वो ऐसे ही यहाँ पर एक एलाई में चलते हुए बहुत आगे पहुंच जाते हैं। तभी डीमन कहने लगता है यंग मास्टर आखिरकार आप हमें कहाँ पर लेके जा रहे हैं, क्या हमें पहले रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है? तो वो यंग मास्टर कहने लगता है मेरे फादर ने मुझे सब कुछ करने के लिए इस सेक्ट के अंदर अलाउड कर रखा है, एज लॉन्ग एज मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी भी चीज की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और उन्होंने कहा कि सेक्ट के अंदर मुझे ही यहाँ पर रहना है, मेरा पूरा टाइम सेक्ट के अंदर ही जाने वाला है। साथ ही में जो मेडिसिनल किंग वैली के साथ पहले कुछ हुआ है आउटसाइड में, उसकी भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम है और उन्हें डर लगता है कि मैं यहाँ पर भाग जाऊंगा और आखिरकार मैं भागकर जो यूएन है उसके हैंड में पड़ गया तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इसी कारण से वो मुझसे चिंता करते हैं, लेकिन अगर मैं सेक्ट के अंदर ही रहूं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन फाइनली मुझे एक चांस मिल चुका है कि मैं यहाँ पर इस जो माउंटेन है उससे नीचे जाना चाहता हूँ और कुछ फन करना चाहता हूँ, तो मैं तुम लोगों के साथ ऐसा कर सकता हूँ। तो वो तीनों भी इसी मौके का तो यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, उनकी शक्ल आप देख ही सकते हैं। वो कहने लगते हैं हाँ यंग मास्टर हमें ये चीजें कर लेना चाहिए। जो डीमन था वो कहने लगता है सिंस यंग मास्टर यही चाहते हैं तो हमें हमारी प्लेस तो पता है, यंग मास्टर जो इस चीज में इंटरेस्टेड होंगे हम वो ही यंग मास्टर के लिए करने वाले हैं। तो वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुम दोनों को देख कर ही कह सकता हूँ तुम लोग काफी ज्यादा फन टाइप के बंदे हो, इसलिए हमें और भी ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए और चलना चाहिए। ऐसे ही चलते चलते वो एक प्लेस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो यंग मास्टर कहने लगता है ये प्लेस तो काफी ज्यादा रिमोट है, आखिरकार इस प्लेस पर क्या अच्छा होने वाला है, तुम लोग मुझे कहाँ कर लेकर आ गए, क्या तुम लोग मुझे ट्रक करना चाहते हो? अगर तुम लोगों की ऐसी हिम्मत है तुम लोग यहाँ पर मारे जाओगे। लेकिन इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है और चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इसके आगे के चैप्टर अभी अपलोड नहीं हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।